वो है, हेलो, वेरिएबल्स, आवाज आ रही है? वेरिएबल्स और दूसरा है सैंपल। रिसर्च में ये दोनों क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या हमें करना होगा। देखो बेटो, थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताएं क्या होता है ऐसे वेरिएबल्स। सामान्य सा शब्द है, अगर इसको बहुत ही इजी, बिल्कुल डेम इजी इसको कह सकते हैं उस लैंग्वेज में इसको, तो ताकि आपको आगे थोड़ा जो इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं एक एक पंक्ति बोलूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, दो बात होनी चाहिए, प्रभावित करे या प्रभावित हो जाए। आइदर इट impresses effects और it has been affected। दोनों बात है, या तो प्रभावित कर दे या प्रभावित हो जाए। सामान्य बोलचाल की भाषा में सामान्यतः उसी कहते हैं, हालांकि इसका जो शाब्दिक अर्थ है और जो इसका स्टैटिस्टिकल उस रूप में अर्थ है या रिसर्च की, वो थोड़ा अलग है। लेकिन मैं भी केवल बोलचाल की भाषा में जब हम रिसर्च करते हैं तो प्रभावित करने वाला भी चर है, प्रभावित होने वाला भी चर है। हालांकि ये वोल्स्की की एक परिभाषा है, उसमें आपको और स्पष्ट करूंगा मैं इसको कि कैसे। पर यहाँ छोटे से एग्जाम्पल से, वैसे ही इस एग्जाम्पल को आप रिसर्च में उस ढंग से मत लेना, केवल आपको थोड़ा सा एक इनपुट दे रहा हूं कि आपके दिमाग में थोड़ा कॉन्सेप्ट बने कि चलो वास्तव में क्या है। क्लासरूम में आपने कई बार देखा हो, जब आप स्टूडेंट्स में होंगे तो whenever teacher comes and he enters in the class, क्या होता है बेटे, वो जैसे ही वो एंटर हुआ तो वैसे बातचीत करते रहते बच्चे एक दूसरे से, लेकिन जैसे ही एंटर होता है टीचर तो दो बात होती है, तो स्टूडेंट्स खड़े हो जाएंगे या उसे कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, या अगर ये दोनों बात नहीं होती चुपचाप शांत हो जाएंगे। अब जो सीधा फिनोमेना, पहली बात तो ये कि टीचर का एंटर होना, और दूसरी बात स्टूडेंट्स का शांत हो जाना, या खड़े होकर के उनको विश करना या बैठे बैठे विश करना। तो टीचर के आने से ऐसा हुआ, तो यहाँ पर टीचर भी एक चर है। भूतकाल की भाषा की बात कर रहा हूँ मैं, रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूँ जाने की, और स्टूडेंट्स भी चर। थोड़ा सा एक बात ये दिमाग में रखो, प्रभावित करने वाला, प्रभावित होने वाला, ये दो शब्द ये आगे आपके काम आएंगे। अब मैं बात करता हूँ रिसर्च में चर की, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं। रिसर्च में क्या करते हैं लोग, व्हाट इज रिसर्च एक्चुअली। जब हम रिसर्च की परिभाषा या रिसर्च का अर्थ देखते हैं तो बड़ी सीधी सी बात है, इट इज ए सिस्टमैटिक एफर्ट और द सिस्टमैटिक एक्टिविटीज टू गेन सम न्यू नॉलेज। नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो हम सिस्टमैटिक प्रयास करते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे नहीं, साइंटिफिक प्रोसेस कर सकते हैं, साइंटिफिक एक्टिविटीज कर सकते हैं, या सिस्टमैटिक अप्रोच कर सकते हैं। Whenever there is a systematic approach to find out or to gain the new knowledge or to verify the old one, या पुराने जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, पुराने जो नियम हैं, पुराने जो सिद्धांत हैं, उनको फिर से हम सत्यापित करना चाहें, उनको हम प्रूव करना चाहें, या नया ज्ञान हम प्राप्त करना चाहें, तो वो रिसर्च है। यानी रिसर्च में हमको सिस्टमैटिक ढंग से कार्य करना होता है और नए ज्ञान की खोज करनी होती है। इसकी एक दो परिभाषाएं पढ़ करके आपको बता रहा हूं, फिर उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। जैसे पहली परिभाषा जो कफर की है, सिस्टमैटिक टेक्निक्स ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ध्यान रखिए बेटो, इसमें एक खास बात कही है, सिस्टमैटिक टेक्निक्स ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। समस्या के समाधान के लिए आपका सिस्टमैटिक ढंग से थिंकिंग, इस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। पहले इससे पहले एक और परिभाषा देखिए, सिस्टमैटिक एफर्ट्स टू गेन न्यू नॉलेज एंड टू वेरीफाई द ओल्ड वन, ये एलवी रेडमैन की परिभाषा है। तो ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि हम
नया ज्ञान खोजने के लिए स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक ढंग से कुछ काम कर रहे हैं, वो रिसर्च है। दूसरी में एक खास बात कही है, क्रॉफर्ड क्या कहते हैं कि दिस सिस्टमेटिक टेक्निक ऑफ थिंकिंग, यानी केवल मात्र इसको प्रोसेस नहीं कहा है, केवल मात्र क्रिया नहीं कहा है, एक्टिविटीज के नहीं कहा इसने, सिस्टमेटिक ढंग से एक्टिविटीज करना ही नहीं है। इससे पहले एक शब्द और आता है थिंकिंग। एंड व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द थिंकिंग? किसे कहेंगे आप थिंकिंग? सोचना किसे कहेंगे? कई बार विचार आते हैं ना आपके दिमाग में, सोचने में थिंक करना, क्या करते हो? अरे साहब थिंकिंग हो रहा है। अभी थिंकिंग है क्या एक्चुअली? थिंकिंग भी बेटो दो प्रकार का होता है एक्चुअली। एक तो होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। थिंकिंग का या सोचने का जो प्रोसेस है उसमें कई 2 3 4 स्टेप्स होती है। पहली स्टेप होती है ये कॉग्निशन ऑफ द नॉलेज, कि हम ज्ञान को कैसे ग्रहण कर रहे हैं, या यूं कहिए कि इनपुट ऑफ द नॉलेज। सोचने से पहले क्या प्रोक्योर हुआ है, थिंकिंग करने से पहले क्या होगा कि इनपुट ऑफ द नॉलेज। उसके बाद फिर क्या होता है कि इनपुट ऑफ द नॉलेज, ये कॉग्निशन ऑफ द नॉलेज, उसके बाद रिटेंशन ऑफ द नॉलेज, हम उसको धारण करते हैं, फिर व्हेनेवर वी नीड इट, फिर इसका आउटपुट आता है हमारे पास। तो थिंकिंग जब हम करते हैं, तो अगर थिंकिंग को हम एक शब्द में कहें, अगर आपसे कहूं कि थिंकिंग क्या है, सोचना क्या है, तो एक्चुअली इट इज द सीरीज ऑफ आइडियाज। जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं उनकी कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ आइडियाज इन अवर ओन माइंड। हमारे मस्तिष्क में जो आइडियाज आते हैं उनकी एक श्रृंखला को हम थिंकिंग कहते हैं। सोचना, विचारना। इससे इतर, इससे अलग हट करके एक शब्द और है तो लगभग ऐसा ही, कल्पना करना। वो थोड़ा अलग है। कई बार सोचने को हम यूं कहिए कि गलत अर्थ में ले लेते हैं। जैसे कई बार आप पिक्चर देख करके आते हैं और आकर के खाना वाना खा करके पलंग पे पड़ जाते हैं और बस क्या सोचते रहते हैं, क्या हीरो था, क्या हीरोइन थी, क्या गाना था, क्या डिशन डिशन था, क्या बात थी। मम्मा या पापा आपसे पूछते क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं मम्मा, सोच रहा हूँ। नो, दैट इज नॉट द थिंकिंग एक्चुअली। सीरीज ऑफ आइडियाज, ऑफ कोर्स तुम्हारे पास सीरीज ऑफ आइडियाज तो है, लेकिन उसमें एक शर्त छोटी सी और है जो इस परिभाषा में है। सीरीज ऑफ आइडियाज फॉर व्हाट? टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जब तक कोई समस्या नहीं है और उस समस्या को सोचने के लिए जब तक आपके आइडियाज की एक सीरीज नहीं होगी, तब तक हम उसको थिंकिंग, या एक शब्द और है चिंतन करना। चिंतन जो होता है यहां पर एक ही शब्द नहीं है, इट इज ए सिस्टमैटिक टेक्निक ऑफ थिंकिंग। चिंतन करने की, सोचने की एक कला है। तो एक्चुअली चिंतन करना होता क्या है? चिंतन करना और कल्पना कर लेना दोनों में अलग, दोनों अलग अलग है। यहां पर चिंतन में क्या खास बात है बेटो कि इट इज ए सीरीज ऑफ आइडियाज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी समस्या के समाधान के लिए हमारे मस्तिष्क में जो विचारों की एक श्रृंखला बनती है, काहे के लिए बनती है? टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या के समाधान के लिए। उसको हम थिंकिंग कहेंगे, उसको हम चिंतन कहेंगे। तो यहां पर सिस्टमैटिक टेक्निक ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग है, एक टेक्निक है, लेकिन वो भी ढंग से होना चाहिए। क्योंकि थिंकिंग में भी इतना आसान नहीं, इतना आपने हमने कह दिया या सुन लिया। ये तो बात सही है कि सॉल्व द प्रॉब्लम, आपके सामने कोई समस्या होती है जिसको लेकर के आप रिसर्च करते हैं। जो भी आप रिसर्च करेंगे तो प्रॉब्लम है, समस्या क्या है आपकी, जिसका समाधान आपको ढूंढना है। रिसर्च करके, खोज करके, तो पहले तो आप समस्या का चुनाव करेंगे। समस्या का चुनाव करने के बाद फिर सोचना शुरू करेंगे कि भाई क्या करें, कैसे करें। तो जब ये सोचोगे तो ये जो सोचने की कला है, ये जो सोचने का तरीका है, ये सोचने का जो प्रोसेस है, यही रिसर्च होता है। अब इस सोचने में बेटो दो बात हो जाती है, दो तरह का होता है। एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग।
यानी इसीलिए शब्द यहाँ पर आपने जब आप बुक्स में देखेंगे तो सीधी सादी सी बात है, एक परिभाषा को घोट लेंगे या रट लेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ ले इसको। एक्चुअली इसने जो लिया है कि सिस्टेमेटिक टेक्निक ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग की टेक्निक की बात कर रहा है वो। तो इसमें कौन सी टेक्निक है? एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, सॉरी देयर इज टू टेक्निक्स। एक तो आइदर वी आर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू आवर सेट नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू आवर सेट नॉर्म्स, जो हमारे परंपरागत नियम है, मानक है, मानदंड है, आदर्श है, नियम है, जो पहले से स्थापित है, उनको आधार मान करके सोचना और समस्या का समाधान कर देना। फिर दोबारा सुनिए, एक तो होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। दो प्रकार की थिंकिंग है। एक थिंकिंग कौन सी है, एक टेक्निक कौन सी थिंकिंग की? कन्वर्जेंट, यानी इसको बोलते हैं अभिसारी चिंतन। ऐसा चिंतन जो परंपराओं के अनुकूल चलता है, जो पहले से स्थापित नियमों के आधार पर होता है, जो पहले से स्थापित मूल्यों, परंपराओं, नियमों के आधार पर हम जब सोचते हैं तो वह परंपरागत चिंतन कहलाता है, और उसके आधार पर हम समस्या का समाधान करें। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है कि परंपरागत चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा साइको के टच में है। एजुकेशन या जो शिक्षा का जो पेडागोजी है उससे थोड़ा सा संबंधित है। यहाँ पर आपको दिमाग में रहना चाहिए कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब जिस धारा में, जिन बातों को, जिन नियमों को आप पढ़ते आए हैं, उनके आधार पर, उन्हीं के आधार पर चलना। एक चलिए एक छोटे से एग्जांपल से आप शायद बात स्पष्ट हो जाए कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग की, क्योंकि बहुत आवश्यक है बेटो। और ये ध्यान रखिएगा, रिसर्च में कन्वर्जेंट थिंकिंग की अपेक्षा डाइवर्जेंट थिंकिंग ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब तक आप डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं करेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग का एक शब्द, एक इसके लिए एक शब्द और भी है, उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। नया सोचना, हटकर के सोचना, बिल्कुल अलग हटकर के सोचना, तब क्रिएटिविटी होती है, तब क्रिएशन होता है। अगर पहले से जो किसी ने सोचा हुआ है और उसी को लेकर के आप बात करते हैं तो वो सोचना हो तो सकता है, लेकिन वह सोचना कहलाएगा परंपरागत ढंग से सोचना, कन्वर्जेंट थिंकिंग। दैट इज नॉट एट ऑल द डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो दो प्रकार की थिंकिंग, आइदर कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर दूं। चलो छोटे से एग्जांपल से, बहुत अपने पारिवारिक एग्जांपल से या घर के या स्कूल के एग्जांपल से अगर हम लें। अभी मैंने बताया था आपको कि टीचर आ गया क्लास में और आप चुपचाप हो गए, शांत हो गए या खड़े हो गए। एक बात बताइए, जब आप क्लास में एंटर करते हैं तो आप क्या करते हैं? जैसे ही जाएंगे क्लास के दरवाजे पर, सर पढ़ा रहे हैं, तो आपका एकदम क्या क्या करते हैं? सर प्लीज मे आई कम इन, यही तो कहेंगे ना। अभी आप जैसे कुछ लोग आए थे, आते ही पहले आपने क्या कहा? सर गुड आफ्टरनून, सर गुड आफ्टरनून, यही तो कहा। तो क्यों भाई? यानी ये कौन सा तरीका है? ये तरीका हमारा परंपराओं से चला आ रहा है। आपने अपने सीनियर्स को देखा, बड़ों को देखा, औरों को देखा, आप भी सीख गए। यानी इसमें आपका नया कुछ नहीं है। मान लीजिए जस्ट फॉर फन, एक हंसी मजाक के तौर पर, मान लीजिए कोई एक लड़का आता है क्लास में, हेलो सर पढ़ा रहे हो क्या, आ जाओ। सबको लगे थे बड़े पागल है गए। लेकिन जस्ट सी, चलो गौर कीजिए क्या खास बात होगी उसने, उसने उस बात को परंपरा से हट करके, अब ये तो थोड़ी सी वैसी बात थी, लेकिन थोड़ा सा एक और मैं एजुकेशन से अपने उससे बात करता हूँ। एक परंपरा चली हुई है, सवेरे सवेरे जल चढ़ाते सूर्य पर, ओम सूर्य नमः, मार्कंडेय नमः, आदित्य नमः, हैं भगवान को प्रणाम करते हैं। और हमारे यहाँ परंपरा है, वो स्वस्तिक का निशान भी बता रहा है कि सूर्य भगवान पूर्व में उदय होते हैं और फिर अस्ताचल की ओर चले जाते हैं। उनका 16 घोड़ों वाला रथ है जिसे बैठ करके पश्चिम में। यानी इन बातों से ऐसा लगता है कि सूर्य पूरब में उदय हुआ, पश्चिम में अस्त हो गया, कि इस समय दक्षिणायन है, इस समय उत्तरायण है, इधर होके जा रहा है, इधर होके जा रहा है। हमें लगता है सूरज चल रहा है, और यही परंपरा चल रही थी, सब लोग यही मान रहे थे। लेकिन ध्यान है, एक व्यक्ति ने हट करके कहा,
सब गलत है, सब गलत है। अरे सूर्य तो वही है, कहीं नहीं उगा, वो तो उगा हुआ है। अगर घूम रही है तो पृथ्वी घूम रही है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये पूरब में उग रहा है, वो नहीं होगा। उसने पहली बार जब ऐसा कहा, उसको कितनी बड़ी साहब का नाम दिया ना उसको, गैलीलियो, कितना उसको प्रताड़ित किया गया था, जेल में डाल दिया गया और मरणासन हो गया तब जाकर। तो जब भी कभी व्यक्ति कोई हटकर के सोचता है, परंपराओं के लीक से हटकर के जब सोचता है, तो वो कहलाती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, हटकर के सोचना, अपसारी चिंतन। तो जब आप रिसर्च करेंगे तो रिसर्च में निश्चित रूप से कन्वर्जिंग थिंकिंग तो है, सोचना पड़ेगा, विचारों को पढ़ना पड़ेगा। दूसरी किताबें जो उसमें एक सेकंड चैप्टर आपका होगा थीसिस में, क्या होता है उसमें, साहित्य का संकलन, साहित्य को पढ़ना, जो पुराना जो साहित्य उसको आप पढ़ेंगे, तो साहित्य को पढ़ेंगे और उसके आधार पर थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पुरानी रिसर्च देखेंगे, बुक्स को देखेंगे, उसके आधार पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो ये थोड़ा कन्वर्जेंट थिंकिंग। लेकिन इनको देख करके फिर आप अपनी बात सोचेंगे, नहीं भाई इसको नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं, कुछ अलग हटकर सोचेंगे, दैट विल बी द डाइवर्जेंट थिंकिंग। और इसीलिए यहाँ पर कॉफोर्ड ने कहा है कि इट इज द सिस्टेमेटिक टेक्निक ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। समस्या के समाधान के दो तरीके होते हैं सोचने के या चिंतन के। चिंतन के दो तरीके कौन से, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। आप लोगों को अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग पर ज्यादा जोर देना है, तभी जाकर के आपका रिसर्च ज्यादा वैल्यूएबल होगा, ज्यादा रिलायबल होगा, उसकी वैलिडिटी ज्यादा होगी। एक और परिभाषा है कि कंट्रोल्ड एंड सिस्टेमेटिक प्रोसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की इंटर रिलेशनशिप मालूम करना। यहां पर एक शब्द आ गया चर या वेरिएबल, कि इनके अंतर संबंधों को, यानी चरों के अंतर संबंधों को देखना, यही हमारा शोध कहलाता है। अब इस चर की बात तो मैं थोड़ा बाद में करूंगा, इससे पहले एक छोटी सी बात, एक एग्जाम्पल देकर के आपको बताना चाह रहा हूं। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे चर बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन से अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, तो मान लीजिए आप ये टॉपिक लेते हैं कि छात्रों की, माध्यमिक स्तर के छात्रों की, एट द सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स की शैक्षिक उपलब्धि, एजुकेशनल अचीवमेंट उनका कितना है, इस पर, यानी छात्रों की, स्टूडेंट्स की, कौन से लेवल के स्टूडेंट्स हैं आपके, सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स की जो शैक्षिक उपलब्धि है, एजुकेशनल अचीवमेंट है उनका, उस पर, यानी एजुकेशनल अचीवमेंट पर। अब दो तीन बातें सुनकर ध्यान से। नंबर एक, SES, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उस बच्चे की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि या परिस्थिति या स्थिति है, उसका परिवार किस रूप में है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, सामाजिक व आर्थिक स्तर कैसा है, किस सामाजिक और आर्थिक परिवेश से वो आ रहा है, इसका प्रभाव क्या उसकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ता है, एक बात। दूसरी बात, शैक्षिक उपलब्धि पर किस चीज का प्रभाव, पहला तो SES, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट। नंबर 2, एंजाइटी। ये चलिए एंजाइटी थोड़ा आपके लिए टफ हो जाएगा, एंजाइटी के लिए स्टडी हैबिट्स, उसके पढ़ने की आदतें, उसके पढ़ने की आदत कैसी है, क्या इसका उसके उस पर प्रभाव पड़ेगा। और अगर मान लीजिए एंजाइटी भी ले ले, तो तीसरा ये है कि उसकी एंजाइटी पर, एंजाइटी होती है दुश्चिंता, सोचना, घबरा जाना, कई बार डिप्रेशन में आ जाना, इन बातों का उसके एकेडमिक अचीवमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है।
ये आपकी समस्या के प्रभाव को हम देखना चाहते हैं कि क्या इनका प्रभाव पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना है। अगर हम इनको प्रभाव पड़ता है तो देखें कितना कितना प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है। तो इसमें ये रिसर्च का आपके टॉपिक है। फिर दोबारा वो बताता हूँ रिसर्च के टॉपिक को। छात्रों की, कौन से छात्रों की? माध्यमिक स्तर के छात्रों की एकेडमिक अचीवमेंट, शैक्षिक उपलब्धि पर, माध्यमिक स्तर के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर छात्रों के आर्थिक व सामाजिक स्तर, छात्रों की अध्ययन की आदतें और छात्रों की दुश्चिंता के प्रभाव का अध्ययन, ये हम अध्ययन करना चाहते हैं। अब इस छोटे से टॉपिक में या जो भी टॉपिक है, इसमें 3-4 वेरिएबल्स हमारे सामने आ गए। अभी मैंने वेरिएबल्स का अर्थ नहीं बताया बेटे को, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। तो यहां पर वेरिएबल्स क्या है? एक तो ये वेरिएबल है शैक्षिक उपलब्धि, इस पर तो प्रभाव पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रभाव पड़ता है और प्रभाव डालता है। जो प्रभाव डालता है वो भी चर है और जो प्रभावित होता है वो भी चर है। तो यहां पर प्रभाव किस पर पड़ेगा? शैक्षिक उपलब्धि पर, एजुकेशनल अचीवमेंट पर। जैसे सेकेंडरी स्तर पर मैं लिया तो सीधी भाषा में कहें तो बच्चे ने 10वीं का एग्जाम दिया, उसके जो मार्क्स आए वो मार्क्स कम आए या ज्यादा आए। अगर उसकी स्टडी हैबिट्स अच्छी थी तो मान लीजिए ज्यादा हो सकते हैं, स्टडी हैबिट्स कमजोर थी तो मार्क्स कम भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। इसी तरह से अगर वो अच्छे घर का था, सामाजिक आर्थिक स्तर उसका बहुत अच्छा था, तो उससे उसके उस पर कितना प्रभाव पड़ा? हो सकता है ज्यादा प्रभाव पड़ा, हो सकता है प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें 4 चर हमारे सामने आ गए। पहला चर तो ये कि उसकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव हो रहा है। प्रभाव किस पर पड़ रहा है? शैक्षिक उपलब्धि पर, एजुकेशनल अचीवमेंट पर। ये तो प्रभाव पड़ रहा है, यानी ये प्रभावित हो रही है। प्रभावित क्या हो रही है? एजुकेशनल अचीवमेंट। तो ये 4 है। अब प्रभावित क्या क्या कर रहे हैं? नंबर 1 SES, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, बच्चे के परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। दूसरा स्टडी हैबिट्स, बच्चे की पढ़ने की नियमितता की कैसी आदत है। तीसरी बात क्या प्रभाव पड़ रही है? एंजाइटी, द लेवल ऑफ एंजाइटी, दुश्चिंता। ध्यान रखना, चिंता दुश्चिंता थोड़े से अलग अलग है, ध्यान रखना। यहाँ पर आप केवल दुश्चिंता शब्द याद रख लीजिए। कभी कभी जब डिप्रेशन में चले जाते हैं वो चिंता में दुश्चिंता होती है दिमाग पर, फिर इसको अलग से परिभाषा, उस पर अभी बात नहीं करेंगे। तो मान लीजिए 3 हमने लिए, तो इधर ये 3 भी वेरिएबल है, उधर वो चौथा भी वेरिएबल है। प्रभावित करने वाले और प्रभावित होने वाले दोनों ही चर कहलाते हैं। यही बात मैंने आपको स्पष्ट की थी। यही बात किसी भी वस्तु, प्रक्रिया, अब यहां पर जो भी प्रभावित कर रहा है वो भी चर है। क्यों ना ये जो हाथ इस तरह से होते हैं, क्या है? कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं। सॉरी बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं। आपको कभी कोई बीच में कोई बात पूछनी हो तो यू आर अलाउड टू आस्क, वैसे तो लास्ट में पूछिएगा आप, लेकिन फिर भी अगर आप कभी आपको ऐसा लगे कि सब पूछना चाहिए तो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। एनीवे, तो इस तरह से 2 बात यहाँ पर स्पष्ट है, प्रभावित करने वाला भी चर है और प्रभावित होने वाला भी चर है। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। खिलाड़ी है, आपने अक्सर सुना होगा कि साहब ये धोनी साहब बड़े कूल कैप्टन रहे हैं, बड़े कूल कैप्टन रहे हैं। इसके अलावा कौन थे वो सरदार जी जो बॉलिंग करते थे, वो बड़े आक्रामक इसके एकदम इरिटेट हो जाते थे और बड़े जिद्दी टाइप के एरोगेंट किस्म के थे। यानी खिलाड़ी के खेल के प्रदर्शन पर, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, खिलाड़ी के खेल के प्रदर्शन पर। अब जब मैच होता है तो कई चीजें प्रभावित कर सकती हैं। पहला, दर्शकों का शोरगुल,
जो प्रभावित कर सकता है, दर्शकों का शोरगुल, दूसरा खिलाड़ी द्वारा किया गया अभ्यास, तीसरा खिलाड़ी द्वारा दिया गया कोच के द्वारा दिया गया खिलाड़ी को प्रशिक्षण। ये तीन चीज है। और इसके अलावा एक बात ये भी हो सकती है, कई बार एंजाइटी हो जाती है बच्चे को मैच से पहले, अरे यार क्या होगा, हाथों पैरों पसीना आने लगता है, नहीं खेल पाता। तो इन सब चीजों का कितना प्रभाव पड़ता है इसके प्रदर्शन पर। तो एक टॉपिक जैसे बिल्कुल ऊपर वाले टॉपिक की तरह ये टॉपिक है कि खिलाड़ी के खेल के प्रदर्शन पर, खिलाड़ी के खेल का प्रदर्शन, और इस पर 3 या 4 चीज प्रभाव डाल दिए। प्रभाव तो 10 चीजें डाल सकती है, पिच भी डाल सकता है, उसका उस समय कॉन्फिडेंस डाल सकता है, उसमें उसकी तबीयत कैसी ये भी डाल सकता है, लेकिन हमने केवल 2-3 बातों को लिया है कि उसको प्रशिक्षण कैसा मिला है, कोचिंग कैसी मिली है, दूसरी बात उस समय उसका एंजाइटी का लेवल क्या है, उसको दुश्चिंता हो रही क्या, दिमाग में उसके कोई टेंशन, दुश्चिंता ही हो रही है, टेंशन होना, दिमाग में कई बार तनाव की स्थिति जाती है जब हम मैच खेलने जाते हैं तब, तो इस तरह की स्थिति है क्या। तो इन चीजों का उसके प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर भी दोनों बात स्पष्ट है कि प्रभावित करने वाला भी चर है, प्रभावित होने वाला भी चर है। प्रभावित क्या हो रहा है, खिलाड़ी का खेल का प्रदर्शन। प्रभावित करने वाले क्या क्या हैं, मैच से पहले होने वाला टेंशन, एंजाइटी लेवल, खिलाड़ी को दिया गया प्रशिक्षण, ये भी हो सकता है खिलाड़ी का क्रोधित स्वभाव या टेम्परामेंट जिसको कहते हैं, कि उसका टेम्परामेंट कैसा है, लूज टेम्पर वाला तो नहीं है कहीं, तो टेम्परामेंट भी उसके प्रदर्शन को प्रभावित करता है या नहीं करता है, अलग बात है, लेकिन हम उसका प्रभाव देख सकते हैं। तो ये सारे उदाहरण जो प्रभावित करते हैं वो भी चर होते हैं, और जो प्रभावित होते हैं वे भी चर होते हैं। तो इन उदाहरणों से थोड़ा सा चर का कॉन्सेप्ट कुछ दिमाग में आपको बैठा होगा। अब इसके अर्थ का स्पष्टीकरण देखते हैं। इसमें बहुत ही सीधी सी बात है कि चर का अर्थ वेरी शब्द से वेरिएबल, वेरी का अर्थ भी होता है बदलना, परिवर्तन होना, यानी बदल जाएगी स्थिति, बदलना जरूरी है, परिवर्तन होना चाहिए, वेरी होता जाए, दैट कैन वेरी, इट इज द समथिंग दैट वेरीज, ये वो चीज है जो परिवर्तित होती रहती है या परिवर्तन होती है, यानी परिवर्तन का मूल्य, इसके मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। जिस भी वस्तु, व्यक्ति, प्रक्रिया, घटना या कोई भी चीज जिसके गुणों में परिवर्तन हो जाए वही चर कहलाता है। यानी चर की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, परिवर्तन होना, इसीलिए इसको वेरिएबल कहते हैं, इसको परिवृत्य भी कहते हैं, परिवर्ती भी कहते हैं, चर राशि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, और चर तो कहते ही हैं क्योंकि ये परिवर्तनीय है, बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, जैसे मैंने आपको और बताया कि यदि प्रशिक्षण का स्तर अच्छा है तो खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा हो जाएगा। पहले खराब था, अब अच्छा हो गया, पहले प्रशिक्षण नहीं था, हमने प्रशिक्षण के स्तर को सुधार दिया, यानी बदल दिया, तो उसके प्रदर्शन पर भी बदलाव आ गया। तो दोनों चर है। चर की पहली विशेषता क्या है, दैट कैन वेरी, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा गुण जिसमें परिवर्तन आ जाए तो वह वेरिएबल या चर कहलाता है। इसको परिवर्त्य भी कहते हैं, परिवर्ती भी कहते हैं, चर भी कहते हैं और चल राशि भी कहते हैं। अब मैं इसकी 1-2 परिभाषा बता करके फिर आपको मैं इसको स्पष्ट करता हूँ परिभाषा को। पहली परिभाषा, जिस, ये दोनों ही एक ही व्यक्ति की जो 2 परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, जिस गुण, विशेषता, अवस्था, घटना जिसका अध्ययन करना हमारा उद्देश्य है उसे चर कहते हैं। फिर दोबारा सुनिए,
व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, एक्चुअली क्या हम करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है हमारे रिसर्च का। जिस गुण, जिस विशेषता, जिस अवस्था, जिस घटना का रिसर्चर, शोधकर्ता अध्ययन करना चाहता है उसे ही हम चर कहेंगे। अभी जो पिछला उदाहरण मैंने लिया कि मैं अध्ययन ये करना चाहता हूं कि सेकेंडरी क्लास के लड़कों का जो अचीवमेंट है, उनके जो मार्क्स आते हैं 10वीं क्लास के इम्तिहान में जो मार्क्स आएंगे, एजुकेशनल अचीवमेंट वही, उसको हम शैक्षिक उपलब्धि का स्तर एजुकेशनल अचीवमेंट कहते हैं। तो एजुकेशनल अचीवमेंट पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है, कई सारी बातें हो सकती है, लेकिन हमने केवल 2 या 3 बातें ली। एक्चुअली एंजाइटी लेवल कि दुश्चिंता का जो स्तर होता है उसका कितना प्रभाव पड़ता है, दूसरा लिया स्टडी हैबिट्स, पढ़ने की आदत उसकी कैसी होती है, उसका प्रभाव कितना पड़ता है, और तीसरा लिया SES, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उसका कैसा है, इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, शैक्षिक स्तर पर इन 3 बातों का कितना प्रभाव है, तो यही चरण है। जो आपका उद्देश्य है वही तो चल है, बस खास बात ये होनी चाहिए कि इनमें परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। चर वो हैं जो परिवर्तन हो जाते हैं, जिनमें परिवर्तन का गुण पाया जाता है, जिनमें बदलने का गुण पाया जाता है। शैक्षिक उपलब्धि बदल जाएगी अगर लड़के की पढ़ने की आदत नहीं है। अगर लड़के की पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है तो शैक्षिक उपलब्धि भी बदल जाएगी। दुश्चिंता का स्तर अगर लो है, कम है उसको दुश्चिंता, टेंशन अगर उसको कम होता है तो निश्चित रूप से उसकी उपलब्धि का स्तर भी बढ़ सकता है। कई बार हम ये कहते हैं, जहां तक SES का सवाल है, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का, ये अच्छी हो, ये आवश्यक नहीं कि इससे स्तर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति कमजोर है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी उपलब्धि स्तर कम हो सकता है इससे उपलब्धि स्तर बढ़ जाए, इससे उपलब्धि स्तर कम हो जाए, दोनों बात हो सकती है। तो दोनों ही हम जानना चाहते हैं। तो वट एवर ऑब्जेक्टिव्स देयर, वट एवर प्रॉब्लम्स आर देयर टू सॉल्व, वही चर कहलाते हैं। चर क्या है, जिस गुण, विशेषता, अवस्था, घटना, ये जिसका भी अध्ययन करने का हमारा उद्देश्य है उसी को हम चर कहलाते हैं। वेरिएबल इज एनी कंडीशन इन इन्वेस्टिगेशन विच में बी चेंज इन क्वालिटी और क्वांटिटी। ये तो मैथसन की परिभाषा है ये कि गुण में या मात्रा में यदि परिवर्तन होता है। अब ये परिवर्तन में बेटो एक बात आपको बताएं, वैज्ञानिक शोध में चर स्थिति वो होती है जिसकी मात्रा या मूल्य में परिवर्तन होता है। चर का अर्थ क्या होता है, जिसकी मात्रा और जिसके मूल्य में परिवर्तन हो। ये फिर हाथ उठा रहे, कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? हाथ उठाते हैं their hands। वो ऊपर आ जाता है। अच्छा वो अच्छा अंदर आ रहे हैं, बता रहे, सॉरी बेटा। तो ये बात थी कि इसमें परिवर्तन, लेकिन अब एक बात है बेटा, परिवर्तन किस किस में आ सकते हैं, यानी वेरिएबल का मतलब है परिवर्तनकारी। लेकिन पहली बात परिवर्तन को समझिए, परिवर्तन या तो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, गुणात्मक भी हो सकता है, परिमाणात्मक भी हो सकता है। इसके अलावा परिवर्तन कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे परिवर्तन मात्रा में हो, गुणों में हो, दिशा में परिवर्तन हो। यानी कई बार खेलों में, विशेष रूप से क्रिकेट में या और जो तीरंदाजी है उनमें, कि भाई दिशा ऐसी रखना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए, तो दिशा में परिवर्तन से भी ये प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ता है। अवधि, कितने समय तक काम किया है, कितनी समय तक हमने कोई चीज को कोचिंग दे, आवृत्ति कितनी बार दें, फ्रीक्वेंसी, इसी तरह से फिर यानी तीव्रता कितना अधिक तेज उसको दें। तो ये सब चीजें ऐसी है जो परिवर्तन पर आधारित होती है। यानी परिवर्तन किसी भी तरह का हो,
चर की एक प्रमुख विशेषता है। चर जब तक नहीं होगा जब तक उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अब परिवर्तन भी दो ढंग से, एक तो परिवर्तन लाया जाएगा। कौन लाएगा परिवर्तन? शोधकर्ता। मैं शोध करता हूं, आप शोध करता है, तो आप परिवर्तन लाएंगे। जैसे खेल में किसी रेसलर का जो पहलवान है वो मान लीजिए 65 किलोग्राम में सफल नहीं हो पा रहा, वो चाह रहा है कि मैं 60 किलोग्राम में या 55 से वाले स्लेब जो होता है उनका अलग अलग स्लेब होता है, 50 से 55 वाले या 65 तक, तो वो अपने कोच से कहता है कि सर मैं वो लोअर वेट वाले उसमें अगर नहीं तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ क्या? तो कोच क्या कहेगा उससे? ठीक है तुम अपना वजन कम करो। वजन कम कैसे होगा? वजन कम करने के लिए तो डाइट कम करेगा, डाइट में चेंज करेगा, डाइट चार्ट में चेंज करेगा, प्रोटीन कितने लें, फैट्स कितनी लें, कार्बोहाइड्रेट्स कितने लें, ये सब का चेंज एक चार्ट बनाकर दिया जाएगा, कितने लंबे समय तक देना पड़ेगा, और साथ साथ फिर उसको वर्कआउट कितना करना है। केवल डाइट से नहीं, डाइट है प्लस प्लस वर्कआउट है, तब जाके हमें उसके वेट पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो एक तो परिवर्तन करवाए जाते हैं, शोधकर्ता परिवर्तन करने के लिए कुछ चरों में परिवर्तन करता है, डाइट में कम कर दिया। ये किसने किया? कोच ने, यानी शोधकर्ता ने कहा कि इसको कम करो कम करो कम करो, देखते हैं इसका वजन कितना आता है, इतना तक आ गया, थोड़ा और कम करो, ज्यादा कम हो गया, थोड़ा बढ़ाओ। तो चर को बढ़ाने और घटाने का काम शोधकर्ता करे, और एक ये कि घटाने और बढ़ाने का काम जब शोधकर्ता कर रहा है तो उसके परिणाम स्वरूप उसने जो एक चर को घटाया या बढ़ाया उसके परिणाम स्वरूप दूसरे चर पर जो अपने आप परिवर्तन हुए, तो दोनों परिवर्तन है, एक तो परिवर्तन करवाए गए, एक परिवर्तन हो गए। ये परिणाम है, ये कारण है। यानी कारण क्या है? परिवर्तन। परिणाम क्या है? ये भी परिवर्तन है, दोनों परिवर्तन है। तो चर की पहली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता और इसकी परिभाषा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? परिवृत्ति। हम इसका परिवृत्ति या परिवर्तनशीलता, यानी इसमें ये गुण खास है कि चर वो है, ऐसा गुण है, ऐसी घटना है, ऐसा व्यक्ति है जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है या जिसमें परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण दूसरा चर भी प्रभावित होता है। तो चर की पहली गुण, ये जो परिभाषा है मैथसन की, वो यही कहती है कि वैज्ञानिक शोध में चर वह स्थिति या अवस्था है जिसकी मात्रा में या मूल्य में परिवर्तन होता है। यानी इसी तरह की तीसरी परंपरा कर्लिंगर ने भी यही कहा है कि वेरिएबल इज द फीचर, प्रॉपर्टी, इवेंट, फंक्शन किसका? दैट टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज, जिसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। यानी इट इज द सम थिंग समथिंग दैट वेरीज, जो अलग अलग होती है, जो बदली जा सकती है, जिसमें बदलते हैं वही चर है। यानी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, घटना या प्रक्रिया जो परिवर्तनशील हो। अब केवल परिवर्तनशील से हम चर नहीं कहेंगे, परिवर्तन तो हो गया, लेकिन शोधकर्ता कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे मैंने भी आपको बताया कि एंजाइटी लेवल या एसओएस लेवल दोनों बढ़ते घटते हैं, आपको कैसे मालूम? आपने कैसे मालूम किया कि इनका एंजाइटी स्तर या टेंशन का लेवल बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? इसको मापना पड़ेगा, इसको माप सकते हैं आप लोग जो साइको से या एजुकेशन से जुड़े हुए नहीं है, उन लोगों के लिए थोड़ा अजीब सी बात हो सकती है कि सर टेंशन को भी मापा जा सकता है क्या? एंजाइटी या दुश्चिंता होती है, निश्चित रूप से मापा जा सकता है, नाप सकते हैं। एजुकेशनल अचीवमेंट को तो हम नाप लेंगे, उसका जो बोर्ड की जो परीक्षा है, सीबीएसई की, आरबीएसई की परीक्षा है, उसने परीक्षा दी, परीक्षा के जो माप आए वो निश्चित रूप से उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट है। हाफ ईयरली में जो कुछ उसने अचीव किया, हाफ ईयरली में जो उसके मार्क्स थे वो एजुकेशनल अचीवमेंट है।
अब वो हाफ ईयरली के मार्क्स से हमने एनुअल के मार्क्स से तुलना की, बढ़े हुए हैं या घटे हुए, तो एजुकेशन अचीवमेंट का अंतर आ गया, यानी उसको तो मापन कर सकते हैं। लेकिन एंजाइटी का यहां पर ये बहुत आवश्यक है, अनलेस द वेरिएबल इज मेजरेबल, जब तक इसको हम माप नहीं कर पाएंगे, कोई घटना ऐसी हो जिसको मापन नहीं कर सकते, तो फिर उसको वेरिएबल में नहीं लेंगे। वेरिएबल के लिए क्या खास बात है, परिवर्तन होना, और दूसरी बात खास बात क्या होती है कि वह मापन योग्य हो, जब तक उसको मापन नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ये है कि साहब खिलाड़ी के परफॉर्मेंस पर कोलाहल का या शोर का प्रभाव पड़ता है, तो शोर को माप सकते कि नहीं माप सकते? निश्चित रूप से माप सकते हैं, कितना डेसिबल है, कितना जोरों का शोर है, कितना कम शोर है, क्या हो रहा है, तो शोर को भी मापा जा सकता है, एंजाइटी को भी मापा जा सकता है। इसी तरह से जैसे मैं एजुकेशन अचीवमेंट की बात कर रहा था, तो वहां पर मैंने बुद्धि की बात नहीं की, बुद्धिलब्धि की बात नहीं की, केवल स्टडी हैबिट्स की बात की है कि स्टडी हैबिट्स किस तरह की है बच्चे की, तो उन स्टडी हैबिट्स के आधार पर हम उसका अचीवमेंट देखें। लेकिन एक वेरिएबल ही हो सकता है कि उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है, बुद्धिलब्धि है, बुद्धि का मापन हम कर लेते हैं, इसको भी माप लेते हैं। हमारे पास ऐसे स्टैंडर्ड स्केल्स है, हमारे पास ऐसे टेस्ट है, स्टैंडर्ड टेस्ट परीक्षण है हमारे पास बुद्धि के कई सारे, उन परीक्षणों को लेकर के उसकी बुद्धि, जैसे कि आइंस्टाइन के लिए मालूम है कितना नहीं, उसे कहते हैं कि वो 140 150 प्लस था, कैसे मालूम कर लिया 150 प्लस हो सकता है उसका? भाई वो इसलिए तो होता है, मापा, कैसे मापा? टेस्ट है हमारे पास, कई सारे बुद्धि के परीक्षण हैं, कोई सा भी बुद्धि परीक्षण लेकर के हम आपकी बुद्धि का मापन कर सकते हैं। तो चर में क्या खास बात होती है कि वेरिएबल में एक ऐसी बात हो रही है जो मेजरेबल हो, जिसको मापा जा सके। और लास्ट में एक चीज मैंने आपको बताई थी, जो शुरू में बता दी कि वेरिएबल इज एनी फीचर, इवेंट, फंक्शन by its presence and nature affects some other event process which is being studies, जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसको ये प्रभावित करता है और प्रभावित होता भी है। अब ये जो परिवर्तन होता है, मात्रा में हो सकता है, गुणों में हो सकता है, दिशा में हो सकता है, अवधि में हो सकता है, और तीव्रता में हो सकता है। इस तरह से चर क्या होता है, चर कोई भी वस्तु का कोई भी वह गुण जो परिवर्तनीय है, जिसको बदला जा सकता है और जिसको मापा जा सकता है। ये दो खास बातें होती है इसमें, जब तक ये नहीं होगा तब तक उसको वेरिएबल की श्रेणी में नहीं रहेगी। तो ये तो बात होगी वेरिएबल के अर्थ की। अब हम बात करते हैं वेरिएबल के प्रकार की, कितने प्रकार के चर होते हैं। सामान्यतः तो केवल दो ही प्रकार के चरों से आपका वास्ता पड़ेगा। सॉरी, दो प्रकार के चर अभी मैं कई बार आपको बीच बीच में बताया कि एक तो प्रभावित करता है और दूसरा प्रभावित होता है। इस आधार पर चरों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला ये जो प्रभावित होता है, कैसे होगा? जब हम प्रभावित करने वाले चर को आगे पीछे करेंगे, बढ़ाएंगे, घटाएंगे। तो ये तो जो प्रभावित होने वाला है वो तो बेचारा इस बात पर निर्भर करता है कि आपने, जैसे उसका वजन है, तो वजन कम ज्यादा कैसे होगा? उसकी डाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर डाइट अच्छी है तो वजन बढ़ सकता है, डाइट कमजोर है तो वजन कम हो जाएगा। तो ये डाइट वाला बात बहुत क्लियर कट है कि वजन क्या घटना और बढ़ना निर्भर करना है डाइट के ऊपर। तो डाइट तो यहां पर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर वो होता है जिस पर शोधकर्ता का नियंत्रण होता है। शोधकर्ता जब चाहे, जितना चाहे उसको बढ़ा सकता है, घटा सकता है। शोधकर्ता इसके प्रभाव को बढ़ाने और घटाने के प्रभाव को फिर इस चर पर देखता है
इसको इसीलिए इसको आश्रित चर कहते हैं। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, आश्रित चर है, ये स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर वह चर जिस पर शोधकर्ता का स्वयं का निर्णय होता है, शोधकर्ता का कंट्रोल रहता है। शोधकर्ता अपने हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से घटाता या बढ़ाता है। इस जो पहला वाला चर है, जो स्वतंत्र चर है, इसके बढ़ाने और घटने से, इसके बढ़ाने और घटने से आश्रित चर में या तो वृद्धि होती है या ह्रास होता है। तो स्वतंत्र चर बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इनको ही तो देखना है आपने। ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। इसको एक शब्द और भी है बेटो, उद्दीपक चर भी कहते हैं। अब उद्दीपक क्या होता है? एक नया शब्द है, जो लोग एजुकेशन या साइको से रिलेटेड नहीं है उन लोगों के लिए नया शब्द है स्टिमुलस। दो शब्द है बेटो जिनको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पर, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। बुक्स में पढ़ो तो भी आप दिक्कत नहीं करें। यहाँ पर एक तो होता है स्टिमुलस, दूसरा होता है रेस्पॉन्स। दोनों मिले जुले, मिले जुले नहीं, दोनों का एक दूसरे से संबंध है। Both the concepts are related to each other. Number one, stimulus. Number two, response. उद्दीपक क्या है? अगर इसको हम परिभाषा के रूप में या अर्थ के रूप में देखें तो वातावरण में स्थित कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, कोई भी क्रिया। फिर दोबारा सुनिए, वातावरण में स्थित कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, कोई भी प्रक्रिया जिसके परिवर्तन से किसी पर प्रभाव पड़ता हो, इसको हम उद्दीपक कहते हैं। देखो एक छोटा सा एग्जांपल अपनी बोलचाल की भाषा से लेता हूं, फिर मैं रिसर्च की बात करूंगा। आप मान लीजिए जल्दी जल्दी घर में एंटर हो गए, आपका ध्यान नहीं रहा, काम कर रहे हैं या चाय का कप साथ लेकर के अंदर जा रहे हैं और एकदम दहलीज पर आपका ध्यान नहीं रहा, जोरों की ठोकर आपको लगती है। ठोकर लगती है आपकी मुंह से क्या निकला? सिसका निकला। अब ध्यान दीजिए, ठोकर लगना उद्दीपक है, मुंह से सिसका नहीं निकलना अनुक्रिया है। यानी प्राणी बीच में है, स्टिमुलस दिया गया प्राणी को, ऑर्गेनिज्म को, एस बीच में ऑर्गेनिज्म, आर रिस्पॉन्स उसने क्या दिया? चेहरे पर दुख की रेखाएं, मुंह से सिसकारे निकलना। स्टिमुलस क्या था? ठोकर लगना। रिस्पॉन्स क्या हुआ? मुंह से सिसकारे निकलना, चेहरे पर विषाद की रेखाएं आ जाना। सर ने आपको चुटकुला सुना दिया क्लास में, सारी क्लास खड़ा कर हंस पड़ी। चुटकुला सुनाना स्टिमुलस हो गया, क्लास का हंस देना रिस्पॉन्स हो गया। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का एक जोड़ा है। मान लीजिए आपके दोस्त ने आपके पास बैठे हुए, चुपचाप आपको पिंच हो दिया, हंसी मजाक हो, आप एकदम उसकी तरफ क्या कर रहा है? मुझे सिसकारे भी निकल सकती है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स। कई बार ऐसा क्रिया नहीं, केवल घटना या वातावरण का। मान लीजिए आप जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है, आप रुके या नहीं भी रुके, तब भी आपका स्कूटर से आपने जो करके देखो क्या है, यानी आपकी स्थिति में परिवर्तन आ गया। जीव की या ऑर्गेनिज्म की जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया। यूं करके देखा आपने तो वो घटना उद्दीपक हो गई, आपको यूं करके देखना अनुक्रिया हो गई। तो उद्दीपक हमेशा प्रभावित करता है जीव को या किसी दूसरी घटना को, इसलिए इसको उद्दीपक चर भी कहते हैं। स्टिमुलस वेरिएशन जो स्वतंत्र चर है, फिर आश्रित चर। आश्रित चर क्या है? आपका इधर उधर देखना, ऑर्गेनिज्म का। तो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, इन दोनों में संबंध भी होता है, क्योंकि सेट स्टिमुलस का सेट रेस्पॉन्स होता है। कुछ कारण, प्रोवाइडेड दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अगर एक जैसी बात है, किसी को भी पिंच हो गया तो हर पिंच होने के बाद रेस्पॉन्स एक ही मिलेगा। भूखे व्यक्ति के सामने इमली या स्वादिष्ट भोजन ले जाओगे तो उसके मुंह से लार निकलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये स्टिमुलस और वेरिएशन वाली बात है।
जब सर्दी लगती है तो हालांकि ये एक दूसरा फिनोमेना है कि एकदम आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, थोड़ा शिवरिंग से हो जाता है, आपको स्टिमुलस और रेस्पॉन्स है। तो एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट मे बी द स्टिमुलस। तो स्टिमुलस और वेरी, तो जो स्वतंत्र चर होते हैं उन स्वतंत्र चर को हम स्टिमुलस वेरिएशन भी कहते हैं, उद्दीपक चर भी कहते हैं। और दूसरे होते हैं आश्रित। स्वतंत्र चर के कारण जिस चर में परिवर्तन आता है वह चर आश्रित चर कहलाता है। पहली बात तो ये परिवर्तनीय है, इसको माप भी सकते हैं, लेकिन इसमें जो परिवर्तन आएगा वो स्वतंत्र चर के कारण आएगा। स्वतंत्र चर जितना बढ़ता है या घटता है उसी के अनुपात में, ये किसी भी अनुपात में इसमें परिवर्तन आता है। ये इसके ऊपर आश्रित है स्वतंत्र चर पर कि उसमें कितना परिवर्तन किया गया। शोधकर्ता के लिए यह महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसी का वो अध्ययन करना चाहता है, इस चर का अध्ययन करना चाह रहा है कि मैं इसको अगर परिवर्तित करूंगा तो इसमें कितना परिवर्तन आएगा या कितना परिवर्तन आया, ये तो उसका शोध का विषय होता है और ये इसकी प्रॉब्लम होती है। इसी के आधार पर वो आगे बढ़ता है। तो शोधकर्ता का नियंत्रण होता है स्टिमुलस पर या स्टिमुलस वेरिएशन पर, जबकि जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है आश्रित चर पर। इस पर शोधकर्ता अपना पूरा ध्यान रखता है और उसको जो भी परिवर्तन आता है उसको वो मापने की कोशिश करता है। इस प्रकार से आपके रिसर्च में ये दो चर विशेष रूप से काम आते हैं। तीसरा चर, हालांकि चर तो और भी कई हैं, 5, 6, 7, 8 अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म चर लगे वो है, उन पर अभी इतना वो नहीं, जिस पर भी दूसरे टॉपिक पर चर्चा नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर केवल मात्र एक छोटी सी उस पर जो दूसरा वाला एक चर है इंटरवेनिंग, इसको मध्यस्थ चर भी कहते हैं कई बार। समवर्ती चर भी कहते हैं इनको। रिसर्च में समवर्ती चर को आपको कंट्रोल करना पड़ता है, इसलिए इसके बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ आपको, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इंटरवेनिंग वेरिएबल्स क्या है। मान लीजिए ज्योग्राफी में या साइंस में या केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, किसी में भी आपने दो ग्रुप बांट लिए क्लास के, एक ग्रुप, दो ग्रुप, दोनों का लेवल से मतलब मेंटल लेवल या एजुकेशनल लेवल समान होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यानी ऐसा नहीं कि एक में सारे बहुत अच्छे बच्चे रहेंगे, बिल्कुल नहीं, दोनों लगभग एक जैसे, लगभग पूरी तरह से तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक ग्रुप को रख लिया हमने, एक को रख लिया हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरे को हमने कंट्रोल को, उस पर हमने कंट्रोल रखा। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि अगर छात्रों को प्रैक्टिकल करके या नए नए मेथड से, न्यू मेथड्स जो टीचिंग के आ रहे हैं, मैथोडोलॉजी, जब आप पढ़ाते हैं उनको, तो पढ़ाते समय हम नए नए तरीकों का या इनोवेटिव टेक्निक्स का प्रयोग करेंगे ए ग्रुप पर, बी ग्रुप पर नहीं करेंगे। आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, आपने पहले सबका प्री टेस्ट दिया, पूर्व परीक्षा, ताकि आपके पास मार्क्स आ गए। सब बच्चों के ए ग्रुप वाले के मार्क्स ले लिए, बी ग्रुप वालों के मार्क्स ले लिए, दोनों के आपके पास रिजल्ट है, लगभग एक जैसे हैं। दोनों का औसत अगर निकाला हमने तो वो लगभग समान जैसा आ रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ग्रुप लगभग एक जैसे। अब एक ग्रुप पर तो आपने नियंत्रण कर लिया कि भाई ठीक है, इस ग्रुप को तो जिस तरह से परंपरागत ढंग से पढ़ा रहे हैं, जैसे अब तक पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़ाइए, लेकिन इस ग्रुप पर हम क्या करेंगे। हाँ, कुछ पूछने जा रहे हैं, हाथ खड़े करें बेटे कुछ। तो दूसरा ग्रुप पर प्लीज, दूसरे ग्रुप पर मान लीजिए आप, ये तो आपका कंट्रोल ग्रुप हो गया। अब दूसरे ग्रुप पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि आप मान लीजिए आपने सोचा कि भाई मैं इस विधि से पढ़ाऊंगा, आपने उस विधि से पढ़ाना शुरू किया, उनको प्रैक्टिकल्स भी करवाया, आपने ये भी करवाया, इनको आप एज इट इज जैसे अब तक पढ़ाते आ रहे हैं वैसे पढ़ाया। इस ग्रुप को आपने इनोवेटिव टेक्निक से पढ़ाया, फिर एक वीक के बाद टेस्ट लिया, उनका भी इनका भी।
फिर 2 वीक के बाद टेस्ट लिया, फिर 3 वीक के बाद टेस्ट लिया, 6 वीक के बाद टेस्ट लिया, 8 वीक के बाद टेस्ट लिया, फिर आपने रिजल्ट को कंपेयर किया। अब आपका जो मेथड है ये देख रहे हैं कि कितना फ्रूटफुल रहा या नहीं रहा, ये उनके मार्क्स के आधार पर होगा। तो यहां पर इनोवेटिव टेक्निक्स आपका एक चर है और बच्चों का रिजल्ट जो आ रहा है वो दूसरा चर है। दोनों बच्चों का रिजल्ट तो अच्छा है। अब यहां पर इनोवेटिव टेक्निक्स जो आपने उनको दी, ये तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बच्चों के उसमें जो परिवर्तन आया, पहला टेस्ट जो लिया था और ये छठवां टेस्ट जो ले रहे हैं, इसमें जो परिवर्तन आया है ये आश्चर्य हो गया। अब इंटरवेनिंग क्या है इसमें? इन बच्चों का भी हमने लिया, इन बच्चों को कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन हो सकता है इनमें किसी बच्चों को या 4 बच्चों का बहुत अधिक अंतर आ गया। कैसे हो सकता है कि इस ग्रुप के बच्चे इनको बता रहे हो जो प्रभावित कर रहे हैं, या ये बच्चे टेक्निक्स तो पढ़ रहे हैं लेकिन उसके पास इतने न तो इतने पैसे न घर पर पढ़ने की आदत है उसकी, वो कुछ नहीं कर रहा। तो कुछ अन्य कारक ऐसे होते हैं जो इस बात को प्रभावित करते हैं। हालांकि आपने पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी उसके अचीवमेंट को स्वतंत्रता, इसके अलावा भी कुछ अन्य कारक भी जो उसके अचीवमेंट को प्रभावित कर दे, वो इंटरवेनिंग या मध्यस्थ चर कहलाते हैं। सर एक अब तो मैं क्वेश्चन। 5-10 मिनट के लिए आपसे ब्रेक लेना चाहूंगा, हाँ जी, थोड़ा सा। एक क्वेश्चन सर। सर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटरवेनिंग हेलो, हम कह सकते हैं? हेलो सर सर एम आई ऑडिबल? सर ने ब्रेक लिया है, 2 मिनट रुक जाइए। हेलो, अच्छा, ओम जी आवाज आ रही है क्या? सर ने ब्रेक लिया है अभी। ओके।
खड़ा फोन भी कर देंगे, हाँ वो दोनों दोनों आराम कर देंगे। हाँ हाँ बेटे पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? कुछ क्वेश्चन? हेलो, हाँ आवाज तेज करो बेटे इसलिए। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। सर Good मैं afternoon. स्पोर्ट्स, हाँ जी सर। सर आपने हमें पढ़ाया भी है सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपको सुन के। थैंक यू बेटा। सर मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में कर रही हूँ सर, रिसर्च। अच्छा, हाँ हाँ जी, बेटे। तो सर मेरा, जैसे आप इंटरवेनिंग फैक्टर्स बता रहे थे, इंटरवेंशंस क्या होते हैं, तो सर हाँ सर, टिल डेट तो मेरा भी शायद क्वालिटेटिव रिसर्च रहेगा स्पोर्ट्स में। तो हाँ, उसमें हाँ। सर, हाँ जैसे मैंने अपने ग्रुप्स डिवाइड कर लिया। अब मानो मैंने एक ग्रुप को, आपने कहा कि हम कुछ हो सकता है एक ग्रुप में से कुछ बच्चों को शायद कुछ ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट होंगे तो उनका रिजल्ट कुछ अलग आएगा, या फिर वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्या सर मैं यहाँ पे जो मेरे दो डिवाइड करे हैं ग्रुप, तो एक ग्रुप पे जिसपे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है मेरा, उसमें मैं अपने प्लेयर्स को कुछ बच्चों को, उस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है एक को, तो कुछ बच्चों को मैं कुछ डिवाइस वगैरह से कुछ एक्स्ट्रा अगर स्किल्स दिखा दूं उनको, और या फिर कुछ गैजेट्स ऐसे यूज कर लूं, तो वो भी एक इंटरवेंशन होगा। तो ऐसा एक्सेप्टेबल होगा? हाँ एक्सेप्टेबल तो है बेटा, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है बेटा आपके ऊपर कि आप क्या लेना चाह रही हैं उस पर। क्योंकि अगर उस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर आप जो भी लेंगे तो वो तो वेरिएबल है, आपका हाँ जी, वेरिएबल है, वो तो उसमें क्या बात है। एंड दैट इज हाँ द इंडिपेंडेंट, वो आप ले सकती हैं, उसमें कोई सर। दिक्कत नहीं। हाँ वो निश्चित रूप से होंगे, पर आप वो एक्सेप्टेबल है बेटा। तो मेरे वेरिएबल्स जो होंगे सर, वो तो वेरिएबल्स हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, वेरिएबल्स भी। नहीं, वो जो आप बात कर रही है ना कि जो लड़कों को प्रोवाइड करने के लिए आप एक्स्ट्रा कुछ दे सकती हैं, तो हाँ वो जी। दे सकती है बेटा, एक्सेप्टेबल, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। फिर वो तो ठीक है। पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेकर के कभी आप, कभी जब कोटा यहाँ पर अगर कोटा किए थे यहाँ पर कभी हाँ जी, यूनिवर्सिटी हाँ। मिलने हैं, तो क्योंकि हर सर। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को तो इस समय पर्टिकुलर को तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, है बेटे? ठीक है, हाँ देख जी, और लीजिए। सर हाँ जी, एक और चीज सर, इसमें जैसे एनवायरनमेंट है, अब हम तो आउटडोर ही खेलते हैं मैक्सिमम गेम्स, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, जैसे वेदर भी जिस टाइम में मैं ये कंडक्ट करूंगी प्लीज स्टडी, जस्ट जस्ट बेटा थोड़ा सा दोबारा से बोलेंगे, मैं कुछ भी नहीं सुन रहा, हाँ दोबारा जी प्लीज। सर, जैसे स्टडी कंडक्ट करेंगे तो हमारे जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस होंगी, तो वो भी मेरा डिपेंडेंट वो होगा फैक्टर, एनवायरनमेंट। हाँ हाँ, अरे एक मिनट बेटा,
अब क्लाइमेटिक कंडीशन, चलिए अब मैं इसको जानबूझ के मैंने थोड़ा सा अवॉइड कर दिया था क्योंकि मेरे को दूसरे टॉपिक पर बात करनी थी। एनीवे, कई बार ऐसा होता है जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते, तो वो independent। क्लाइमेटिक कंडीशंस को आप कैसे चेंज करेंगी, यानी ये इसमें फिर ये होता है बेटा कि ये इंटरवेनिंग होता है वैसे, पर इस तरह पर एक्सपोस्ट फैक्टर, एक नाम सुना होगा आपने, यानी जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है उसमें ये एक्सपोज पोस्ट सुना है ना आपने ऐसा, तो वो रिसर्च हमको देखना पड़ता है। यानी कई चीजें ऐसी होती है, जैसे चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको छोटा सा दूसरा, कि क्रिकेट में जनरली वो खिलाड़ी सफल होते हैं जो अच्छे संपन्न घरों से आते हैं। तो किसी कोई विपन्न घर से कोई आया तो उसको पहले तो संपन्न थोड़ी करने बैठोगे आप उसको, आप तो क्या करोगे फिर आपने, जो संपन्न घर जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें से ये देखोगे कि भाई कौन तो संपन्न घर का है और कौन विपन्न घर का है, तो यानी पीछे की तरफ चलना पड़ेगा। यानी कई बार जो आप जिस चर को आप स्वतंत्र के रूप में ले रही थी वो कई बार परतंत्र के रूप में या आश्रित चर के रूप में चेंज करना पड़ता है। तो जिन चरों को, जिन वेरिएबल्स को हम चेंज नहीं करते हैं उनमें एक्सपोज फैक्टरों के जो हमारा प्लान होता है, जो हमारा डिजाइन होता है एक्सपेरिमेंटल, वो डिजाइन हमको चेंज करना पड़ता है। तो ये तो हो जाता है इसमें। अब जैसे किसी की लंबाई है, बास्केटबॉल खिलाड़ी लंबे होते हैं तो आप उसे छोटे करोगे क्या भाई, लेकिन छोटे वाले खिलाड़ियों का कितना होता है, ये है बताओ। तो हम ये फैक्टर कर लेंगे। सर है सर, आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी। हेलो बेटा, आवाज साफ नहीं आ रही। चलिए एनीवे फिर और देख लेंगे भी। चलिए अब लेट अस स्टार्ट द सेकंड टॉपिक, और ये टॉपिक है सैंपलिंग का। सैंपल या सैंपलिंग क्या होता है, किसे करते हैं, ये भी आपको बहुत आवश्यक है। सॉरी बेटे, सैंपल या सैंपलिंग, इसको मैं आपको क्लियर करूं इससे पहले कुछ दो तीन जो टर्म्स हैं इसके, जो इसकी टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा उस पर चर्चा करना चाहूंगा मैं। पहला जैसे एक है समष्टि या पॉपुलेशन, यानी सैंपल की बात करें उससे पहले हम बात करें जैसे समष्टि क्या होती है या पॉपुलेशन क्या होता है। यानी पहले इसकी आपको एक वो बता देता हूँ, क्या कहते हैं अपना परिभाषा, फिर मैं उसको स्पष्ट करता हूँ। यंग जो हमारे पास है वह समस्त समूह, एग्रीगेशन, वह समस्त समूह जिसमें से प्रतिदर्श या सैंपल का चयन किया जाता है उसे जनसंख्या, समष्टि, समग्र या सप्लाई कहते हैं। जहां से आप सैंपल लेते हैं, जिस ग्रुप से आप सैंपल कहते हैं, जिस ग्रुप से आप सैंपल लेते हैं वह संपूर्ण ग्रुप, उसको हम समष्टि का। और ये जो समष्टि होती है बेटो, जब भी हम कभी बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो शब्द यहाँ पर पॉपुलेशन है, इसका शाब्दिक अर्थ वैसे जनसंख्या होता है, लेकिन हमारे रिसर्च में इसको समष्टि, समग्र कहते हैं। जब हम रिसर्च करने लगते हैं तो सारी समग्र पर या समष्टि पर रिसर्च करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में हम लोग अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सा एक ग्रुप उनमें से कुछ बच्चों का छांट लेते हैं या कोई चीज का छांट लेते हैं, और फिर उस पर ठीक उसी तरह से जो बच्चे, हालांकि आप सब लोग इससे परिचित हैं, मान लीजिए पूरा ट्रैक्टर की ट्रॉली भरी हुई, तो आप सारा गेहूं को थोड़ी देखेंगे, एक मुट्ठी भर के निकाल लेंगे या बोरी में से पर्ची डाल करके बाहर देख करके अच्छे गेहूं है, ये कमजोर है, ये वो है, सारा को नहीं देखा जाता। तो वो तो समष्टि, संपूर्ण या समग्र, और जिस समग्र में से शोध कार्य के लिए जितने से बच्चों का सिलेक्शन करते हैं, जिन बच्चों को हम लेते हैं, वो कहलाता है सैंपल। यानी एक तो हो गया समष्टि। अब समष्टि भी या समग्र भी दो प्रकार की होती है, ध्यान रखिए बेटो। पहले समग्र की या समष्टि की एक परिभाषा आपको बता देता हूं। समष्टि यंग के अनुसार वह समस्त समूह जिसमें से प्रतिदर्श का चयन किया जाता है, चुनाव किया, आउट ऑफ विच वी सिलेक्ट द सैंपल, दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन।
तो पहली बात तो ये है कि पॉपुलेशन में से हम कुछ छोटा ग्रुप छांट लेते हैं। ये जो छोटा ग्रुप होता है यही हमारा सैंपल होता है। अब ये दो प्रकार की समष्टि होती है, एक तो फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। एक तो समष्टि ऐसी होती है, एक तो समग्र ऐसा होता है जो सीमित होता है और एक असीमित होता है। जैसे सभी छात्र, अब सभी छात्र से क्या मतलब है? ऑल ओवर वर्ल्ड, सारे वर्ग के तो बहुत सारे छात्र हैं, असीमित हैं, इनका हम कुछ भी नहीं कर सकते, कैसे करेंगे इनका? और एक ये कि हमारे यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ये सीमित हो गया। यानी एक तो होती है सीमित पॉपुलेशन या सीमित समग्र या सीमित समष्टि, एक होती असीमित समष्टि। अब सीमित समष्टि को भी हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो होती वो जो होमोजीनियस, लगभग एक जैसी, और दूसरा जिसमें हेट्रोजेनिटी पाई जाती है, विषमता पाई जाती है। होमोजीनियस के लिए आपको ध्यान होगा ना, आपको जहां पर भी आप पढ़े होंगे तो सारों की एक यूनिफॉर्म होती, बच्चों की, इनकी सबकी होमोजीनियस। पर क्लास में होमोजीनियस से क्या मतलब है? यानी जैसे मान लीजिए आपका एक सेक्शन है, उस सेक्शन का अगर हम लेवल देखना चाहें, आईक्यू लेवल, बुद्धि लब्धि उसकी देखें, तो उस बुद्धि लब्धि पर क्या होगा कि हमने देखा कि सब ज्यादातर बच्चे 100 से 120 या 115 से लेकर 125 के बीच में लगभग एक जैसे बुद्धि लब्धि वाले हैं। ये होमोजेनियस होगा, एक जैसी। लेकिन हेट्रोजेनिटी क्या होगा? विषमता लिए हुए कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बिलो 90 हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 120 प्लस हैं या 130 वाले हैं। तो ये हेट्रोजेनेटिक ग्रुप हो गया, ऐसा ग्रुप जिसमें विषमता पाई जाती है। शोध के लिए हमें दोनों ही प्रकार के अलग अलग प्रकार से ग्रुप्स की आवश्यकता होती है। हमें जितनी वैरायटी होगी उसमें, हेट्रोजेनेटी जितनी अधिक होगी, उससे हमारे रिजल्ट्स ज्यादा, न्यू कह सकते हैं कि रिलायबल होंगे। रिलायबिलिटी देखनी पड़ती है बेटा, ध्यान रखिएगा आपको। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को मैं अभी यहाँ पर तो नहीं कर सकता, ना क्लियर, बहुत लंबा चला जाएगा, मेरी बात खत्म नहीं हो पाएगी। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जब तक आपके रिसर्च में नहीं होगी, आपका रिसर्च नल एंड वॉइड, बेकार है, किसी काम का नहीं है। आप इस बात को अपने दिमाग में ठीक से बैठा लीजिएगा कि योर रिसर्च वर्क शुड बी वेरी रिलायबल एंड वैलिड। अब ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, इस पर मैं अभी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो यहां पर तो बात कर रहे थे कि एक तो समष्टि, पॉपुलेशन, समष्टि भी दो प्रकार की, हेट्रोजेनेटिक, होमोजेनेटिक, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, विषमता लिए हुए और समता लिए हुए। अब बात करते हैं सैंपल की। सैंपल का बहुत सीधा साधा सा मतलब यही है कि छात्रों के एक समूह में से शोध कार्य के लिए कुछ छात्रों को चुन लेना, वही सैंपल कहलाता है। वो चुने हुए छात्र तो कहलाएंगे सैंपल, और चुनने की कला कहलाएगी सैंपलिंग। आपने किस ढंग से चुना, एक योजनाबद्ध तरीके से। इसकी परिभाषा इस तरह से होती है बेटा, एक निश्चित योजना के आधार पर, अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्लान, निश्चित योजना के आधार पर अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समष्टि में से कुछ ग्रुप का चुनाव कर लेना, कुछ इकाइयों को चुन लेना, यही सैंपलिंग कहलाता है। इकाई से मतलब क्या है? एक शब्द और दिया गया यहाँ पर, इकाई। यानी जो समष्टि है या हमारे पास सैंपल है, उसके सबसे छोटा से छोटा भाग इकाई कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ब्लड लिया जाता है सैंपल के लिए, तो पूरा ब्लड भी लिया जाता है, केवल मात्र इतना सा ब्लड या पिंच हो करके उस पर ले लिया जाता है थोड़ा सा, तो वो छोटा सा वो सैंपल हो गया आपका। लेकिन जो सबसे छोटा कण होता है जो आपके ब्लड का, वो उसकी इकाई हो गया। तो किस विधि से लिया जाए? रिसर्च में हम सैंपल कैसे लें, किस तरह का लें कि सैंपल ऐसा हो कि सैंपल से, साइंस में तो
ब्लड का अगर मान लीजिए आपने सैंपल लिया, छोटा सा एक बूंद लिया और उसमें देख लिया कि इसमें मलेरिया के जो अंश पाए गए हैं या जो भी शब्दावली इसमें होती है साइंस में प्रयोग में कि इस बच्चे को मलेरिया है, तो पूरे ब्लड में उसके मान लिया, तो ये बिल्कुल रिलायबल है और वैध है। लेकिन सोशल साइंसेज में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में, जब इनमें हम सैंपल लेते हैं तो सैंपल में और समग्र में दोनों के बीच में अगर रिलायबिलिटी नहीं है तो हमारा बेकार हो जाए। एग्जैक्टली वो तो नहीं हो सकता जैसा कि साइंस में होता है, वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इनकी रिलायबिलिटी 0.75 या 0.8 प्लस हो तो हम उसको रिलायबल मानेंगे। लेकिन अगर 0.75 से अगर नीचे है रिलायबिलिटी का लेवल तो फिर आपका सैंपल बेकार है, कोई अर्थ नहीं। तो सैंपल लेते वक्त बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए और बहुत ध्यान रखना चाहिए कि मैं सैंपल किस तरह का ले रहा हूँ। सैंपल अच्छा वो होता है जो रैंडमली लिया जाए। यानी अब यहाँ पर मैं एक दो परिभाषा आपको बता करके और फिर इस पर बात करता हूँ कि किस तरह से हम सैंपल लेंगे। तो सैंपल का विस्तृत समूह का छोटा रूप ही सैंपल कहलाता है। एक परिभाषा दी है, अपने समूह का which is the miniature form of the group that is called the sample। जो स्मॉल ग्रुप है आउट ऑफ द होल, संपूर्ण में से जो छोटा आबाद हमने लिए वही सैंपल कहलाता है। और सैंपलिंग या प्रतिचयन ये क्या कहलाता है? वे हाउ वी सेलेक्ट द सैंपल, किस तरह से हमने किसी सैंपल का चुनाव किया है वह सैंपलिंग कहलाता है। बोगार्ट्स क्या कहता है इसमें? पूर्व निर्धारित, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार किसी समूह में से निश्चित प्रतिशत इकाइयों को ले लेना। हमने कुछ परसेंटेज, एक निश्चित परसेंटेज तय कर लिया कितना परसेंट हमको लेना है, कुछ निश्चित प्रतिशत इकाइयों को ले लेना। काहे के लिए? शोध कार्य के लिए। यही सैंपलिंग या प्रतिचयन कहलाता है। इसको प्रतिचयन भी कहते हैं, सैंपलिंग भी कहते हैं। तो कौन सा तरीका आपने लिया? तो इसके बेटो दो प्रकार से इसको कैटेगराइज करते हैं। बड़े शॉर्ट में मैं थोड़ा सा इसको दो प्रकार से कैटेगराइज करते हैं, एक तो प्रोबेबल, एक नॉन प्रोबेबल। तो प्रोबेबल में क्या खास बात होती है सैंपलिंग में? प्रोबेबल सैंपलिंग में वो सैंपलिंग कि जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को, क्या से समझिएगा इसको, ऐसा सैंपलिंग जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को सैंपल के रूप में चुने जाने की संभावना होती है। एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 50 लड़कों का एक समूह है, मुझे उसमें से 5 लड़के लेने हैं, 5 लड़के छांटने हैं मुझे अपने काम के लिए। क्या ये काम ये बच्चे अच्छा कर देंगे? अब मैं कैसे छांटूंगा? एक तरीका है कि तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा। दूसरा तरीका है कि 50 की लिस्ट बनाई मैंने, 1 2 3 4 5, 5 आ गया, फिर तू आ जा, लाइन में खड़ा कर दिया, पहला, 5वां, 10वां, 15वां, देखिए आ जा। ये भी एक तरीका होता है, लेकिन ये तरीका श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। इसको हम यूं कह सकते हैं कि इसकी विश्वसनीयता जब हम निकालेंगे, दोनों का कंपेयर करेंगे, तो विश्वसनीयता काफी नीचे 0.6 से नीचे जा सकती है। ऐसी स्थिति में हमको सैंपलिंग करते समय बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि बच्चे यहीं पर मात खा जाते हैं और यहीं पर फिर मैनिपुलेशन होता है। ध्यान रखिए आप लोग जो रिसर्च में कई बार मैनिपुलेशन करते हैं, पकड़ा भी जाता है। करो गाइड तो पकड़ लेता है, गाइड भी पकड़ लेता है, गाइड कई बार इग्नोर कर देता है, तो एग्जाम में पकड़ लेता है। फिर वही लीपने पोतने वाली बात, क्योंकि सैंपलिंग एक ऐसी चीज है जिसको बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है, लेकिन फिर भी गलती की काफी संभावना रहती है। तो सैंपलिंग के लिए सबसे बढ़िया तरीका केवल एक है, यह है प्रोबेबल सैंपलिंग में।
और उसमें सबसे पहला है रैंडम सैंपलिंग। प्रोबेबल सैंपलिंग में भी 2-3-4 तरीके हैं, उनमें सबसे पहला है रैंडम सैंपलिंग। यादृच्छिक, देव योग या संयोग से या अनियमितता से, कई सारे बात, देव योग से छांट लेना, इत्तेफाक से छांट लेना, जो भी आ जाए, यानी देव योग से छांट लेना, यादृच्छिक रूप से, संयोग से। सबसे बढ़िया ना संयोग पूर्वक। संयोग किसका है, कैसे? इसके भी 3 रूप हैं, जिसका मैं उदाहरण देना चाह रहा था। मैंने पहले यही बता दिया कि जो ये प्रोबेबल सैंपलिंग होती है, इसमें पहला होता है रैंडम सैंपलिंग, और रैंडम सैंपलिंग के भी 2-3 भाग हैं। तो रैंडम सैंपलिंग की प्रोबेबल सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग, दो सैंपलिंग। पहला प्रोबेबल, दूसरा नॉन प्रोबेबल। प्रोबेबल का क्लासिफिकेशन देखिए। पहला है रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग मतलब देव, इच्छा से, यादृच्छिक, संयोग से। तो ये जो सबसे अच्छा माना जाता है इसको संयोग। हालांकि ये आवश्यक नहीं, बेटा ध्यान रखना कि कई बार हम संयोग से लेते हैं तो संयोग से उसकी रिलायबिलिटी नीचे भी जा सकती है और ऊंची भी जा सकती है। हालांकि हम ये मानते हैं रिसर्च में कि सबसे अच्छा यही होता है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पर। अगर रिलायबिलिटी का लेवल नीचे आ जाता है तो हमारा सैंपल बेकार है, और बल्कि कई बार तो हमको सैंपल छोड़ करके दूसरा सैंपल बदलना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है बेटे, रैंडम सैंपलिंग में भी 3 प्रकार के सैंपलिंग हैं। वैसे इसमें 5 प्रकार के बता रखे हैं, लेकिन वो 2 आपके काम में काम आते हैं। 2 कौन कौन से? एक तो सिक्का उछालने पर हेड और टेल, 10 लड़के, उनमें से आपको 2 लड़के छांटने, तो आया भाई उछाला, बोल हेड या टेल, हेड, नहीं आया तो हट जाए। दूसरा, तीसरा, चौथा, जो आगे उनमें से मान लीजिए 3 बच गए या 4 बच गए, आपको 2 लेने, फिर उनसे भी दोहरा पूछा हेड टेल, सिक्का उछाल करके या पासा फेंक करके। ये भी नहीं होता अपने रिसर्च में, लेकिन चूंकि ये है एक प्रकार। पासे में मालूम आपको 6 होते हैं एक पासे में, एक डाइस में 6 नंबर तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। पूछ लिया कौन सा नंबर बोलो, बोल 3, आपने पासा फेंका, 4 आया, हट जाओ। दूसरे से पूछे तुम्हारा नंबर 1, यहाँ पर आया, 2 नंबर आया, हट जाइए। 3 आ गया, चले तुम इधर आ जाइए। तो पासे के आधार पर भी हम सैंपलिंग सामान्यतः नहीं करते, पर दीज आर द वेज हाउ टू सेट द सैंपल। रैंडम सैंपलिंग में ये दोनों भी काम में आते हैं। लेकिन तीसरा है लॉटरी विधि। लॉटरी में भी चिट वाला सबसे बढ़िया है। सबके नंबर डाल दिए, 1 2 3 4 5 चिट में डाल दिए यहाँ पर। अब मान लीजिए 1000 लोगों में तो सैंपल लेना होगा, तो 1000 में आप चिट नहीं डाल पाएंगे, ये ध्यान रखना बेटो। 500 का भी अगर आपको 500 में से सैंपल लेना है, और 500 में से आपने मान लीजिए 100 लोग छांटने या 50 लोग लेने हैं, 10% लेना है आपको, 50% का सैंपल लेना है, तो क्या 500 का चिट बनाएंगे क्या आप? इज इट पॉसिबल फॉर यू? नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। उसके लिए फिर दूसरा सैंपलिंग। अगर ग्रुप ज्यादा बड़ा ना हो, और हम ऐसा कर सकते हैं, लॉटरी से तो हो सकता है, लॉटरी से तो हो सकता है, एक टिपिक मेथड है उससे भी हो सकता है, लेकिन चिट से नहीं हो सकता, क्योंकि चिट में तो सबके नंबर का चिट बनाना पड़ेगा, उस पर डालना पड़ेगा, उसको हिला करके किसी बच्चे से करें कोई सा भी चिट निकाल लो, दूसरा नंबर आया, ले लिया, दूसरा नंबर का लड़का कौन है उसका नाम है, तीसरा, 8वां, 10वां, 15वां, जो भी आते हैं, पहले चिट 15% निकल गए, 10% निकल गए, उनको ले लिया। लॉटरी में भी वो ड्रम वाला जो मेथड है, शायद आपने देखा होगा, ड्रम घूमता है, उस पे जैसे लॉक में होता है ना, अपने लॉक में 1 2 3 4 5 6 0, इस तरह से मान लीजिए 3 है। कई बार जो लॉक होते हैं नंबर के, तो वो आपको ही मालूम है कि कौन कौन सा नंबर आपका है, सेट करेंगे तो आपका लॉक हो जाएगा। तो इसी तरह से वो घुमाए जाते हैं। 3 या 4 ब्लॉक है, जितना बड़ा सैंपल होता है उतना बड़ा, 4 अंकों का या 5 अंकों का, 4 अंकों का लेते सामान्यतः, 4 अंकों में से 3 अंक या 3 अंकों का, क्योंकि इससे बड़ा सैंपल हम लेते नहीं। 3 अंकों का सैंपल होता है, तो ड्रम होता है, उसको घुमा करके छोड़ दिया, और उसमें पहला, दूसरा, तीसरा नंबर कौन सा है, तीनों ड्रम एक साथ घूमते हैं।
तीनों पर क्या हुआ, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, इनको थोड़ा अटपटा कर दिया, उल्टा सीधा कर दिया। अब मान लीजिए आपने घुमाया, तीनों घूमते रहते हैं एक साथ, तीनों जब रुके तो मान लीजिए तो आया 1, इधर आया 0, इधर आया, तो 106 नंबर वाला आपने ले लिया। फिर दोबारा से घुमाया, मान लीजिए इधर आया 0, इधर आया 3, इधर आया 9, 39 वाला आपने ले लिया। फिर घुमाया, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर 6 नंबर वाला ले लिया। तो इस तरह से ये ड्रम या लॉटरी मेथड कहलाता है, जिसके आधार पर हम सिलेक्ट करते हैं या सैंपल ले लेते हैं। तो लॉटरी मेथड से सामान्यतया, हालांकि बहुत कम होता है ऐसा, पर ये कहते हैं या ऐसा माना जाता है कि जब हम इस तरह से कोई सैंपल लेते हैं तो ये बिल्कुल रैंडम होता है। तो चांसेस इसके ये होते हैं कि ये रैंडम सैंपलिंग अच्छी सैंपलिंग होगी, और जो हमने 20 लड़के छांटे हैं, इन पर जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वो सब पर लागू होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। इन दोनों के बीच में रिलायबिलिटी बहुत अच्छी होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो 10 छांटे हैं, मान लीजिए एक जैसे लेवल के निकल गए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर रिलायबिलिटी में दिक्कत हो जाती है, नीचे आ जाती है, तो हमारा सैंपल बेकार हो जाता है। तो इसके कुछ गुण भी है। एक और महत्वपूर्ण मेथड है, वो केवल इनका जो इम्पोर्टेंस है वो थ्योरेटिकली है, क्योंकि सामान्यतः इसमें इन मेथड से हम बहुत कम लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े जब सैंपल सबको लेने होते हैं तो बड़ी रिसर्च होती है, उनमें ये काम आते हैं। एक है टिपेट। टिपेट ने एक टेबल बना रखी थी, एक टेबल बना के दी थी टिपेट ने, आपको मैं दिखाऊंगा, कर वो तो दिखाना बड़ा पॉसिबल होगा नहीं होगा। एक हुए स्टैटिस्टिशियन H.C. टिपेट, इन्होंने क्या किया, कुल मिलाकर के 41,600 नंबर्स, अंक कलेक्ट करके उसमें से 10,400 संख्याएं, बुक से लेना देखना, 4 अंकों की संख्याएं, मेरे ख्याल में दिख सकती है, बड़ा मुश्किल पड़ेगा यार, नहीं देखा पाऊंगा शायद में। 4 अंकों की संख्या इसमें लेते हैं, यानी प्रत्येक संख्या में 4 अंक होंगे, जैसे 2,690, 6,893, 4 अंकों की संख्या है। ये संख्या यूं भी हो सकती है 0092, ये भी 4 अंकों की संख्या है। 0003, 4 अंकों की संख्या होगी। इसका विपरीत 3000, 4 अंकों की संख्या होगी। तो टिपेट महोदय ने इस तरह की कुल 10,400 4 अंकों की संख्या एक टेबल बना ली, अलग अलग पेजेस पर उन टेबल्स को डाल दिया, एक पेज पर एक टेबल, इस तरह से कुल उसमें 8-10 पेजेस हैं। अब क्या करते हैं उसमें, मान लीजिए आपको सिलेक्शन करना है, तो पहला पेज खोला, पहला पेज खोलने पर आपको जो टेबल नजर आई, उसमें से पहले से ये होता है कि मुझे टॉप का पहला वाला लेना है या लास्ट वाला लेना है, या थर्ड रो का फर्स्ट लेना है, या फोर्थ रो का या कॉलम का। जैसे हम मैचेस में बाई देते हैं, अपर हाफ लोअर हाफ में पहला लेना है मैचेस में सर। क्या तो टूर्नामेंट्स में हम टीम्स को ऐसे ही डिवाइड करते हैं, कौन से ग्रुप में जाएगा। हाँ, किसमें, टूर्नामेंट में? यस सर, जैसे लीग मैचेस करवाने हैं तो टोटल है, फिर अपर को एक ग्रुप डिवाइड करते हैं। नहीं, वो बेटा अलग तरीका है, उसको आ रहा हूँ मैं, उस पर आ रहा हूँ मैं। वो एक अलग तरीका है सैम्पलिंग का भी, तो मैं इसका टिपेट का बता रहा हूँ। ये जो केवल एक तरीका है, वो तरीका बता रहा हूँ। ये पहला वाला तो रैंडम सैम्पलिंग में, तो इस रैंडम वो तरीका भी है बेटा, कई सारे तरीके हैं, वही तो बता रहा हूँ। वो नॉन प्रोबेबल में आएगा, प्रोबेबल भी होते हैं, प्रोबेबल में आता है, नॉन प्रोबेबल में आता है। तो प्रोबेबल में एक टिपेट का क्या है, जैसे हमने पेज खोला, उसमें बहुत सारे अंक हैं, तो मान लीजिए जैसे 4,956, 4,956, तो केवल लास्ट के 2 डिजिट 56, तो जो हमारे पास लिस्ट है 56 नंबर का जो कैंडिडेट होगा उसको हम ले लेंगे।
दूसरा पेज खोल लिया, उस पर मान लीजिए है 9567, तो लास्ट में 67 है, ये लास्ट में 03 है, ये लास्ट में 30 है, तो जो भी अंक है उसको हम ले लेंगे। इस तरह से हम लास्ट के 2 डिजिट्स के आधार पर हमारे सैंपल को ले लेते हैं। तो सैंपलिंग में जो रैंडम सैंपलिंग है उसका ये पहला भाग था। इस रैंडम सैंपलिंग में ही या प्रोबेबल सैंपलिंग, ये तो रैंडम सैंपलिंग का, प्रोबेबल सैंपलिंग में ही दूसरा आता है एक वर्गबद्ध प्रतिचयन या स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। वर्ग के आधार पर स्ट्रेटिफाई करके सैंपलिंग। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आप लोग एक समझती है यहाँ पर यूनिवर्सिटी के कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की, इन पर कुछ से ये नया गेम वुशु कुछ आता रहता है, मैं तो समझता नहीं। मान लीजिए वुशु के गेम में कितने लड़के इंटरेस्टेड है, या शतरंज के प्रति लड़कों की कितनी जागरूकता, या यूं कहिए इसका एक शब्द और है एटीट्यूड, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसको हमको जानना है। अब कुल मिलाकर के मान लीजिए पूरी यूनिवर्सिटी में हमारे पास 6000 स्टूडेंट्स हैं, हम पूरी यूनिवर्सिटी पर स्कोर लेना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन 6000 को अलग अलग वर्गों में बांट देंगे। जैसे 5 फैकल्टीज या 6 फैकल्टीज, कॉमर्स फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी, एजुकेशन फैकल्टी, फिजिकल एजुकेशन फैकल्टी, पीजी वाला अलग ले लिया, ह्यूमैनिटीज अलग ले लिया, साइंस में, इस तरह से हम इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट लेंगे। जो बात आप पूछ रही थी ना बेटा, हम इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट लेंगे। 4 भागों में हमने बांट दिया, 5 भागों में बांट लिया, अलग अलग स्तर में बांट लिया। अब पहला जो स्तर है, जैसे मान लीजिए पहले बीए के आर्ट्स में अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स है, इसमें कुल मिलाकर के हमने देखा 300 स्टूडेंट्स है, हमको केवल 30 लेने। तो उन 300 में से हम ये देखेंगे हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, हाउ मेनी बॉयज आर देयर, मेल एंड फीमेल, इनमें 2 बांट देंगे। 300 में मान लीजिए 200 और 100 का अनुपात है, तो 200 और 100। अब हमने सोचा हुआ है कि परसेंटेज, हम एक परिभाषा में पहले क्लियर था, किसी निश्चित प्रतिशत के आधार पर परसेंटेज पहले तय कर लेंगे आपको कि मुझे 10% लेना है, 5% लेना है, तो वहां 200 में से 20 आ जाएंगे, यानी 20 तो लड़के आ जाएंगे, और 10 में से 100 में से 10 लड़कियां आ जाएंगी। इस तरह से 300 में कुल मिलाकर 30। मान लीजिए ये बीए की बात थी, कॉमर्स में केवल मात्र 150 ही है, 50 लड़कियां हैं, 100 लड़के हैं, तो 50 में से 5 लड़कियां और 100 में से 10 लड़के, 15 ये हो जाएंगे। हर एक में से इस तरह से 10%। ये डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सैंपल चाहते हैं और उसको कितने वर्गों में बांटना चाहते हैं। तो वर्गों में बांट करके और फिर उसके बाद हम उस पर सैंपलिंग करें। तो इस तरह से वर्गों में बांट करके भी हम सैंपलिंग कर सकते हैं। उसमें भी एक तरीका और भी, सीक्वेंशियल। ये तो वर्ग में बांट लिया, एक सीक्वेंस में भी। कैसे? जैसे आपके पास कुल मिलाकर के 500 लड़के, 500 स्टूडेंट से केवल 100 लेने आप, ये केवल 50 लेने, तो आप पहले तय कर लेंगे कि मुझे कितने स्टूडेंट्स का सैंपल लेना है। अब जैसे मान लीजिए 500 में से अगर आप लेना चाहें तो सोच लिया आपने कि मैं पहला वाला लूंगी, 10 वाला लूंगा, 20 वाला, 30 वाला, या हर एक में 11 वाला या 13 वाला, 23 वाला, 33 वाला, 43 वाला, 53 वाला, इस तरह से जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं पहले उनको सीरियल में जमा लिया। तो यही तो करते हैं सीक्वेंस में। आपके अटेंडेंस में क्या करते हैं आप लोग, हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स के टीचर्स में, सेक्शन वाइज कैसे बांटते हैं कि सारों को लिख लिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उठा के भाई 50 लड़के इधर, 50 लड़के उधर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो जमा है ना, सीक्वेंस है। 50 अगर ये सेक्शन हो गया 50 ये। दूसरा तरीका भी हो सकता है कि भाई 3 सेक्शन बताने, पहला ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, सीक्वेंशियल हो गया। यानी एक सीक्वेंस बना लिया, उसके आधार पर हमने 4 लोगों में बांट दिया। इस आधार पर आप अपना जो भी सैंपल लेना है तो उस सैंपल को आप बांट सकते हैं। तो सीक्वेंस के रूप में भी सैंपल लिया जा सकता है, अलग अलग स्ट्रेटिफाइड, अलग अलग वर्गों में, अलग अलग क्लासेस के आधार पर आप सैंपल ले सकते हैं।
और ये लॉटरी या टिकट इससे भी ले सकते हैं। तो ये तो था आपका। इसमें एक और होता है क्लस्टर, गुच्छ। क्लस्टर थोड़ा सा टिपिकल है, हालांकि बड़ा मुश्किल होता है। ये आप लोग अक्सर इसको काम में लेंगे, कई बार इसको काम में ले जाता है। गेम्स की बात कर रहा हूं, जैसे हमें मान लीजिए हॉकी के प्रति बच्चों का रुझान कितना है, इसको जानने के लिए हम कोटा डिस्ट्रिक्ट, केवल कोटा डिस्ट्रिक्ट लेना चाहते हैं। ये भी ले सकते हैं आड़ोती क्षेत्र, या हम केवल कोटा डिस्ट्रिक्ट लेना सकते हैं, या कोटा शहर भी लें। तो कोटा शहर में अगर आप फुटबॉल के लिए या हॉकी के लिए अगर क्लस्टर ढूंढेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपका वर्तमान में क्या स्थिति मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज से करीब 25-30 साल पहले तक आप लोग पैदा हुए होंगे शायद, कुराड़ी का एरिया फुटबॉल के लिए मशहूर था। वहां पर विजय वीर क्लब फुटबॉल, अभी पिछले बार वहां पर वो भी हुए थे, टूर्नामेंट्स भी हुए थे फुटबॉल के लिए। कुराड़ी का एरिया बहुत मशहूर, उधर उस पूरे एरिया में फुटबॉल के प्लेयर बनेंगे, क्रिकेट के। आजकल तो हर जगह क्रिकेट का बवाल है। इसी तरह से स्टेशन और रामपुरा, ये हॉकी के लिए डीएचए कोटा डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन कोटा में, जिसमें अशोक कुमार भी खेले आपके गवर्नमेंट कॉलेज के, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे शायद उस समय सेकेंडरी डिवीजन में, ध्यानचंद जी के सुपुत्र हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में सेकेंडरी डिवीजन थे। तब डीएचए कोटा से ये नेशनल हॉकी खेले थे, बाद में इंटरनेशनल में चले गए थे। तो हॉकी के लिए क्लस्टर स्टेशन और रामपुरा, ये जो आपने नाम सुना होगा मालवीय ब्रदर्स, वहां के एक मालवीय साहब थे बड़े वाले, वो बहुत अच्छे थे। हमारा उनका हाँ गवर्नमेंट कॉलेज का वो नयापुरा का था, यानी नयापुरा और रामपुरा स्टेशन ये हॉकी का था। इसी तरह से 12 अंता ये वाला क्षेत्र फुटबॉल का था, 12 अंता। लेकिन कबड्डी और वॉलीबॉल के लिए ये जो कौन सा यहाँ पर ये भारत माता कॉलेज है किशनगंज का एरिया, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग खेल के रूप, तो क्लस्टर होते हैं, एक समूह बन जाता है एक। तो हमें फिर सब जगह के सैंपल नहीं, जो क्लस्टर्स हैं उन क्लस्टर्स से लेकर के उनको समग्र मान करके उसमें से सैंपल ले लेते हैं, किसी एक गुच्छ में से, किसी एक क्लस्टर में से कुछ लोगों को उठा लेना। वो शोधकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है। पहले ये पता लगाए कि क्लस्टर, जिस चीज का मैं जांच करना चाहता हूं, जिस चीज पर मैं अध्ययन करना चाहता हूं, उसका क्लस्टर कहाँ होगा, उस क्लस्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करके क्लस्टर में से फिर वो रैंडम सैंपलिंग से भी ले सकता है, स्ट्रेटिफाइड से भी ले सकता है, किसी भी प्रकार से ले। तो ये थी एक प्रकार की सैंपलिंग जिसको कहते हैं प्रोबेबल सैंपलिंग। अब प्रोबेबल सैंपलिंग के अलावा दूसरा होता है नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग, असंभाव्य। इसमें 4-5 प्रकार के हैं जिनको मैं एक साथ ही क्लियर करना चाहूंगा। पहले बता देता हूं आपको, नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग में पर्पजिव सैंपलिंग या उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग। प्रतिचयन कौन सा है, आपका उद्देश्य कहां पूरा हो रहा है उसके। दूसरा होता है कोटा सैंपलिंग, यानी अंश प्रतिचयन। तीसरा होता है एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैंपलिंग, यानी ये प्रतिचयन आकस्मिक प्रतिचयन कहलाता है। एक होता है कन्वीनियंस सैंपलिंग, इच्छा अनुसार या सुविधा अनुसार सैंपलिंग। तो ये 4-5 प्रकार के सैंपलिंग और भी हैं। इनमें से उद्देश्यपूर्ण, यानी सैंपल तो ले रहे हो, जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया कि वुशु के लिए अगर आप लेना चाहो तो आपका उद्देश्य ये है कि वुशु के खिलाड़ी हम मिले। अब वुशु के खिलाड़ी यहाँ पर मान लीजिए यूनिवर्सिटी में नहीं है, आपको मालूम है तो गवर्नमेंट कॉलेज में है या गवर्नमेंट कॉलेज 12 में है, तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज 12 जाकर के आपका उद्देश्य क्या है, वुशु के खिलाड़ियों का, उन पर आप कोई रिसर्च करना चाह रही है, तो आपके उद्देश्य की पूर्ति कहां पर होगी, किस तरह से होगी, किस सैंपल से आपके उद्देश्य की पूर्ति होगी, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जब आप सैंपलिंग करती हैं
तो वह उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग कहलाता है। एक बात, इसमें रैंडम सैंपलिंग को भी काम में ले सकते हो उद्देश्य को ध्यान में रखने के बाद, लेकिन ये कहलाएगी उद्देश्य। जनरली हम इसको ज्यादा काम में लेते हैं। सबसे अधिक रिसर्च में जो काम में आता है, एक तो उद्देश्यपूर्ण, एक कई बार एक्सीडेंटल भी, इंसिडेंटल, एक्सीडेंटल, या यूं कहिए कि कन्वीनियंस के आधार पर, सुविधा के अनुसार। यानी एक तो होती है कोटा सैंपलिंग, जैसे वो वर्ग वाला है, उस वर्ग से आपने सैंपलिंग ले लिया, लेकिन उसमें मैंने भी आपको बताया था, बीए का एक क्लास अलग बना लिया, बीकॉम का अलग बना लिया, एमकॉम का अलग बना लिया, म्यूजिक वालों का अलग बना लिया, फिजिकल फैकल्टी, साइंस वाली फैकल्टी, सबका। अब उसमें से आपने अपने हिसाब से, यानी कोटा सैंपलिंग में एक कोटा तो निकाल लिया आपने, लेकिन यहां पर आप उनको रैंडम सैंपलिंग से नहीं लेंगे, बल्कि आप उनको देखेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे यार ये ठीक है, ये 6 लड़के मैंने काम किए हैं। तो यहाँ पर ये कोटा सैंपलिंग भी हो गया और उद्देश्यपूर्ण भी हो गया। केवल एक पर्पस के साथ में, केवल उद्देश्यपूर्ण ढंग से, उद्देश्य तो है ही, लेकिन उद्देश्य के साथ साथ आपको कोटा सैंपलिंग भी लेनी पड़ेगी, और उस कोटे के अनुसार फिर कई बार उसमें आपको रैंडम सैंपलिंग भी काम में लेनी पड़ेगी। केवल ये तो केवल सुविधा के लिए या थ्योरेटिकल जानकारी के लिए आपको अलग अलग भाग कर दिए गए हैं कि कोटा सैंपलिंग अलग है, इंसिडेंटल सैंपलिंग अलग है, और क्या सुविधा अनुसार अलग है। ये सब सैंपलिंग एक्चुअली देखा जाए तो डिपेंड करता है कि जो शोध करता है, जो भी रिसर्चर है, उसको सबसे अधिक सुविधा, अपनी सुविधा से देखने का सोचो। अगर मान लीजिए जैसे वो पहला ही टॉपिक मैंने लिया था आपको, जो मैंने बस ये बताया था आपको कि सेकेंडरी क्लासेस के बच्चों के लिए, तो सेकेंडरी क्लासेस के बच्चे आप कहाँ के लेंगे? आप अपनी सुविधा से लेंगे। अगर मान लीजिए किसी गांव में आप रह रहे हैं, तो उस गांव के सेकेंडरी क्लासेस के बच्चे, मान लीजिए आपके गांव का नाम है कोटरादीप सिंह, तो कोटरादीप सिंह के माध्यमिक स्तर के बच्चों का अध्ययन, तो सैंपल कहाँ के लिए आपने? कोटरादीप सिंह या उसके आसपास के गाँव को। मान लीजिए वो तहसील या पंचायत समिति सुल्तानपुर के गांव है, तो पंचायत समिति सुल्तानपुर के गाँव के इन बच्चों का, माध्यमिक स्तर के बच्चों का, तो ये किस आधार पर लिया आपने? अपनी सुविधा के आधार पर। अब आपने देखा कि इनमें से एक तो ये कि जिस गांव के भी आपको मिल गया, आपने उसी ले लिया एक्सीडेंटली। जहाँ जिस गांव के लड़के मिल गया, बोलो कहाँ के हो, चलो आ जाओ, सारे लड़के आए थे, बोलो कहाँ के हो, चलो बताओ जरा, मैं टेस्ट में आपको दे रहा हूँ, इसको जरा भर दो। आप भर देंगे इसको? लाओ साहब भर देते, भर दिया। ये भी हो सकता है। और एक, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं होता। तरीका क्या होता है? शोधकर्ता अपनी सुविधा से, और अपने सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखनी, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव कहाँ फिट हो रहा है, आपके उद्देश्य जो है उसके आधार पर आपको सैंपलिंग लेना है। तो उसमें जब सैंपलिंग आप लेंगे, तो उसमें ये कोटा वगैरह ये अलग से नहीं, आपको ये देखना है कि सैंपल सुविधानुसार हो, आपका खर्च कम से कम हो, आपको सुविधा से, यानी सैंपल पर जब आप रिसर्च करते हो, उनका जो भी उस वेरिएबल्स को आप कम ज्यादा करोगे तो उनको देखा जा सके, उसको परखा जा सके। अगर वेरिएबल उसमें अगर नहीं आते हैं, फिर आपने जैसे बताया, मतलब हम पैरामेट्रिक भी इनिशियली, चलो हम हमारा ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखते हुए हम पैरामेट्रिक वे से हम लोग पहले डिवाइड कर लेंगे अपना, है ना, रैंडम सैम्पलिंग कर लेंगे, उसके बाद हम नॉन पैरामेट्रिक भी लगाएंगे, तो दोनों यूज करेंगे एक रिसर्च में, कर सकते हैं ना? एक्सेप्टेबल, क्या दिक्कत है? और कोई क्वेश्चन? चलिए बस मेरी बात करीब खत्म होगी। क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ये अब इसको अलग अलग से क्या, ये सुविधा अनुसार, स्वेच्छा अनुसार प्रतिचयन। चलिए सर, नाउ एनी क्वेश्चन बताओ? और कोई नहीं? चलिए बताओ। थैंक यू वेरी मच फॉर द कोऑपरेशन। नाउ आई जस्ट फिनिश माय लेक्चर। और कभी अगर आपको किसी तरह की सुविधा असुविधा होती है, अगर आप किसी तरह का क्वेश्चन अभी नहीं पूछ पा रहे, तो आप यूनिवर्सिटी से मेरे नंबर ले सकते हैं
पूछ सकते हैं, फोन कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर बता आपको- दीजिए सर। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सेटिस्फाई कर सकूं। ये मेरा दायित्व है और आपको मैं ये प्रिविलेज दे रहा हूं कि प्लीज आपको किसी भी तरह की कोई कठिनाई आती है प्रैक्टिकली, क्योंकि थ्योरेटिकल बात है, ये हम अपने सबसे बड़ा थ्योरेटिकल टीचर आपका गूगल है, उसके अलावा आपका और कोई टीचर नहीं हो सकता है, तो कर लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली जब आपको प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। हाँ, क्या पूछ रहे थे बेटा? थैंक यू सर आपके कॉन्टेक्ट Contact नंबर number सर दे आपके दीजिए सर कॉन्टेक्ट आपके। नंबर यूनिवर्सिटी को दे दीजिए, हमारे कोई ग्रुप में डाल देंगे। नहीं अभी यही बता दीजिए ना सर। ये सर आपकी नंबर बता दीजिए सर।